नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैसी लग रही है आपको ये नई भूमिका? एक युवा चेहरा विधानसभा में पहुंचा है, हालांकि विरासत ही आपकी सियासी थी। चौथी पीढ़ी है आप अपने परिवार से जो चुनावी राजनीति में उतरे, कामयाब हुए, विधानसभा पहुंच गए। देखिए जी, दोनों ही बातें। एक बड़ी जिम्मेदारी भी महसूस होती है, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद लोगों का मिला, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है। उस जिम्मेवारी का जो वज़न है वो कंधों पे महसूस होता है। पर साथ ही साथ जी कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा, मैं आश्वस्त हूँ इसको लेकर के, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरी जो ट्रेनिंग है एक तरह से आपके लिए, या जो जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, हमने बचपन से ये सीखा है। हम बचपन से लोगों के बीच में रहे हैं और बचपन से जी हमारा प्रयास रहा है कि भी हमेशा लोगों की बातों को आगे और बुलंदी से उठाने का। आज भी जब हम विधानसभा में जाते हैं, आपने भी देखा होगा, मैं चुप कम ही रहता हूँ, मैं ज़्यादा बोलता ही हूँ। मेरा प्रयास यही रहता है, इसलिए वोट दिए लोगों ने कि वहां जाकर बोले, बाहर भले आप स्टेटमेंट कम दें। तो नहीं, देखिए जी, मेरा मानना है कि जब आप उस हाउस में जब आप जाते हो, देखिए जी, खर्चा लगता है सरकार का, लोगों का लगता है, सब कुछ लगता है। और एक तरह से आप यूँ समझो जी कि वो जो 4 दिन होते हैं ना, वो स्टेट पूरा बंद हो जाता है। आप देखो, पूरे प्रदेश के सारे अफसर वहाँ के बैठेंगे, ठीक है, हर कर्मचारी, हर एक की नज़र होती है कि भी क्या बोला जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ थम सा जाता है 4 दिन के लिए। और अगर उस समय पर आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अपने साथियों की, भाई आपने जो भी हित की बात करनी है, प्रदेश के हित की, अगर आप बात नहीं करोगे तो फिर एक वही बात है, फिर हम किस बात के लिए जा रहे हैं, हम किस बात के लिए लड़ रहे हैं और किस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाई अपनी राजनीति तो देखो हर कोई चमकाना चाहता है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। भाई आपको सबसे पहली जो आपकी प्राथमिकता है, अगर आप एक अच्छा पॉलिटिशियन भी बनना चाहते हो तो तभी बन पाओगे ना कि आप सक्सेसफुल तो देखो 100 तरीकों से बन सकते हो। किसी को धोखा दे के भी सक्सेसफुल हो सकते हो, किसी और तरीके से भी हो सकते हो, 100 तरीके हैं सक्सेसफुल होने के। लेकिन अगर आपको अच्छा बनना है तो फिर आपको लोगों के हित की बात करनी पड़ेगी। आपने सोचा था कि मतलब आप कभी चुनावी राजनीति में उतरेंगे? भले ही बैकग्राउंड आपका, मन था कभी कि मैं जैसा दादा परदादा या डैडी जो कर रहे हैं वही मैं करूं? मेरा सच बताऊं जी, मेरा दूर दूर तक का कोई ऐसा था नहीं। मेरा राजनीति में इतनी ही दखल थी कि जब चुनाव होते थे तो परिवार के लिए, घर के लिए, सबके लिए मैं कैंपेनिंग करता था, या फिर बैकग्राउंड में रह करके कहीं पर किसी की सपोर्ट हो सके तो मैं वो करता था। कहीं पर दादाजी की, फादर साहब की अगर हाजिरी ना लग सके तो उनकी जगह हाजिरी लगाता था। भी उनका एक प्रॉक्सी की तरह मैं काम करता था, पर कभी मेरा इंटेंशन नहीं था राजनीति में जाऊं। और उसका एक बड़ा कारण है, ये बात है जी, जब मैं तीसरी कक्षा में था तो स्कूल में जब जाते हैं तो टीचर्स होती है ना, पूछते हैं बच्चों से पूछते हैं बड़े होके क्या बनोगे। तो तब तक क्या था जी, मेरे को लगता था मुख्यमंत्री कोई जॉब होती है। अच्छा, ठीक है जी, कोई पोस्ट होती है, भाई लग गए जॉब पर। तो उसने मेरे से पूछा कि आप क्या बनोगे। मैं खड़ा होकर बोला, मैं तो सीएम बनना चाहूँगा बड़े होके। और ये बात फिर मैंने घर जाके भी बताई। मैं कहा जी, मेरे से पूछा कोई भी पूछता तो मैं तो सीधा कहता था भी मैं तो सीएम बनूंगा बड़े होके। तो मेरे मदर ने एक दिन मेरे को बुलाया, पकड़ा, उन्होंने बोला, देख बेटा, तेरे 3 और बड़े भाई हैं, ठीक है, तो अभी बहुत पीछे है, ठीक है, ये बातें ना करा कर, तुम्हें कुछ करना है तो काम करो, ये बातें अच्छी नहीं लगती। और वो चीज़ मेरे जहन में बैठ गई। ये देखो, राजनीति करने के लिए और बहुत है, मैं और कुछ कर सकता हूँ। और मेरा जी इंटरेस्ट प्राइमरीली जो था, मेरा हमेशा खेती में रहा। मेरे को बहुत पसंद थी और मेरी हमेशा से कोशिश रही कि भी वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक मेथड से हम खेती को किस तरह से आगे बढ़ा सकें, किस तरह से उसको एफिशिएंट बनाया जाए, किस तरह से भाई क्वांटिटी से ज़्यादा हम क्वालिटी पे फोकस करें, अच्छी फसल जो है उपजाऊ फसल बने, ठीक है, ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ हो। अगर 1 किले में आप मान लो कोई भी एक्स सब्जी के आप 10 क्विंटल निकाल रहे हो तो उसको 15 तक ले जाया जाए, उसको 20 तक ले जाए, क्योंकि सारी दुनिया भी अब क्वालिटी की तरफ जा रही, क्वांटिटी की तरफ नहीं जा रही। तो मेरा भी यही फोकस था। लेकिन जी परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि कोई होता है ना, भी आपके हाथ में कुछ नहीं होता, जो लिखा लिखा है सब ऊपर से लिखा लिखा आता है। परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे आगे आना पड़ा। खेती बाड़ी भी की बीच में, इस बीच कभी किया खुद खेत जाकर खेत काम किया? मैं बिजाई करी है। अच्छा, हाँ, मैंने सारा कुछ करा है। उसका कारण ये है कि जी अगर आप खुद नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं।
तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी थी जी, जब पहली बार जब मैं कॉलेज ख़त्म करके गांव गया था, तो उस टाइम एक सब्सिडी आई थी सरकार की मक्की के ऊपर। अच्छा। 6,000 रुपये की सब्सिडी थी और कि मैं मक्की की बिजाई करूँ। तो उस टाइम हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था, देख रहे थे भी अपने इलाके में मक्की कितनी सक्सेसफुल रहेगी ज़मीन पर। तो हमने लगभग 11 किले में मक्की की बिजाई करी थी। तो उस 11 में से 6 किले में मैंने बिजाई करी थी और पहली बार करी थी। एक एक्सपीरियंस था और सीखने को बहुत कुछ मिला। उस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप खुद करते हो तो आपको एहसास होता है कि यार जो इंसान ये काम दिन रात कर रहा है उसके लिए वो कितनी बड़ी बात है मेहनत करना। मैं जी सर्दियों के मौसम में जब पानी लगता था, कई बार पानी की बारी जी सुबह 4 बजे भी आती थी। तो होता क्या था जी, कई बार यूँ होता था यार सुबह 4 बजे कैसे उठेंगे। और वो गर्मियाँ भी हो सकती है, सर्दियाँ भी हो दोनों सकती है, दोनों मौसम। अच्छा क्या होता था जी, दादाजी जब घर पर आते थे, जब उनको पता चला कि भी इंटरेस्ट ले रहा है खेती में, तो वो मेरे को बुला के पूछा करते थे। और दादाजी को जो खेती का हिसाब था जी, मैं 20 साल में उतना नहीं सीख सकता। अच्छा। उनको पता था भी कौन से खेत में मोट लगी है, कौन से में बाजरी लगी है, कौन से में कुछ लगा है। और वो एक एक पूछते थे, भाई ये कितनी लगाई है, कितने में होगी, कब तक तेरी तैयार हो जाएगी, भाई किनू तेरे क्या भाव चल रहा है, तोड़ कब लगेगा, माल्टा तेरा कैसा है, कौन सा कीड़ा लगा है, क्या। मतलब उनको एक एक बारीकी से उनको एक एक चीज़ की परख थी। तो मेरे लिए होता था कि जब दादाजी घर आ रहे हैं, जब परोल पे आते थे खास करके, तो मैं पूरा अपनी एक तरह से होमवर्क करके रखता था। तो अगर मेरे को पता चल जाए जी कल सुबह दादाजी आएंगे, आज रात की पानी की बारी है सुबह 4 बजे की, कई बार मैं रात को सोता नहीं था। अच्छा। पहले मैं जाके देख आऊंगा एक बार और फिर आके मैं मेरा सो जाता था। तो सीखा है जी, मेनली मैंने सीखा है। और एक चीज़ मैंने सीखी है, मैं कहा सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मैंने देखी है तो एक किसान के अंदर पेशेंस क्या होती है, एक पेशेंस एक इंसान के अंदर क्या आ सकती है, वो मैंने खेती से सीखी है। क्योंकि किसान क्या है जी कि वो उस ज़मीन को, उस फसल को बच्चे की तरह पालता है। बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालता है। 6 महीने, और उसके बाद वो दाना निकलेगा नहीं निकलेगा, हाँ, वो भगवान के ऊपर सब नहीं कुछ। दाना निकलेगा नहीं, कई बार जी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, बारिश ज़्यादा होगी, सब नाश हो जाता है। वही आप मानोगे नहीं जी, अभी थोड़े दिन पुरानी बात है, खारिया गांव के पास में जो बांध है वो टूट गया। अब इसके अंदर क्या है जी कि हाँ, मैं सरकार की गलती मानता हूँ कि उसको पहले से पक्का करना चाहिए था। गांव वालों ने बोला था कि जी या तो हमें इसमें से पानी निकालने दो या फिर आप इसको पक्का करो। सरकार ने लिख के बोल दिया हमारी गारंटी है टूटेगा नहीं, और 3 दिन बाद वो बांध टूट गया। अब बात क्या है जी, आप मुआवजा दे दो, सारा कर लो, कुछ कर लो, लेकिन जी वो बेचारा किसान, उसका मन तो टूट जाता है ना। जब आपने वही चीज़, आपने उस फसल को, अपनी ज़मीन को एक बच्चे की तरह पाल रहे हो, और फिर जब उसका ये नुकसान हो जाए तो जी मुआवजा भी आ जाए तो वो भी भरपाई नहीं कर सकता उसकी। अर्जुन जी, आपकी स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ से हुआ? स्कूलिंग मैम मेरी बिशप कॉटन से हुई। शिमला में एक स्कूल है और बहुत पुराना स्कूल है। अंग्रेजों के वक्त का है? अंग्रेजों के वक्त का ये एशिया का सबसे पुराना प्राइवेट स्कूल है। और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ कि बड़े अच्छे स्कूल में हमारी स्कूलिंग हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला। और कॉलेज के समय मेरा मन था इंडिया पढ़ने का। तो मेरे फादर साहब ने मेरे को बोला कि यार देखो, इंडिया तुमने सारी उम्र रहना है, बाहर जाओ, देखो, सीखो, और अगर तुम अच्छा वहाँ से कुछ ला सकते हो, यहाँ पर कोई चीज़ ढंग की सीख के ला के अगर यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो करो। और ये चीज़ कह के उन्होंने हमें बाहर भेजा। मैंने मार्केटिंग का कोर्स किया था। और दादाजी को जब जेल हुई थी तो फिर उसके बाद मेरा मन लगा नहीं, फिर मैं वापस आ गया था। बोर्डिंग स्कूल था आपका, वहाँ का कोई किस्सा, कोई चीज़ जो आज भी जब याद करते तो गुदगुदाता हो, या फिर मुस्कान आती हो, या फिर लगता है कि क्या बचपना किया था हम लोगों ने? ऐसे बहुत सारी बोर्डिंग में तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। बहुत होंगे ऐसे किस्से, क्योंकि बोर्डिंग और बहुत फेमस है बीसीएस शिमला, बहुत चर्चे रहते हैं बीसीएस के, बहुत चर्चे रहते हैं। हमने मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, बहुत किस्से होंगे मैम। पर एक चीज़ मैंने ज़रूर सीखी, एक इंडिपेंडेंस सीखी वहाँ जाके, कि भी किस तरह से भी अपने लिए खड़े हो सकते हो। क्योंकि हमारे स्कूल में क्या था, हमारे स्कूल में एक रूल होता था कि यार तुम्हारी कितनी भी बड़ी लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, 2 जगह नहीं बताना, एक मैम को नहीं बताना और एक घर पे नहीं बताना। तो ये एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन हमने सीखा। तब लगता था कि यार घर पे क्यों ना बताओ, लेकिन आज समझ में आता है वो घर पे ना बताने से क्या हुआ है, हम खुद इतने काबिल बन गए कि अगर आज हम कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, किसी भी तरह कोई सिचुएशन है तो हम खुद डील करेंगे उसके साथ। हाँ, तो ये चीज़ एक हमेशा याद रहती है। बाकी मैम
किसी तो यहाँ स्कूल में बच्चों की तरह हमने वो सारी हरकतें करी, बंक भी मारा है, बाहर भी गया। अच्छा, हमारे एक ये होता था कि बाहर से, क्योंकि आपको पता है हॉस्टल का खाना कितना की खा लोगे, तो एक लालच ये रहता था कि भाई बाहर से खाना लेके आओ। तो हमने क्या करा था, एक दिन हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, एग्ज़ाम्स के बीच में 5 लड़के थे, हमने सबने 100-100 रुपये इकट्ठे करे, 500 रुपये इकट्ठे करे, और एक ना दावत नाम का एक ढाबा होता था हमारे हॉस्टल के नीचे, और वो भी पुराना BCS का लड़का होता था जिसका ढाबा था। तो उसको भी पता था भी BCS भाई बच्चों को बाहर से खाना मंगाने का बड़ा शौक़ है। तो हम वहाँ चोरी छुपके, एक जाली सी होती थी, पहाड़ी रास्ता होता था, तो हम चोरी छुपके निकल के जाके खाना पैक करा के लेके आए, और हमारे हॉस्टल का जनरेटर रूम था, उसके पीछे छुप के हम बैठ के हम वहाँ खाने लग रहे। कुदरती क्या हुआ जी, शिमला में कभी लाइट नहीं जाती, उस दिन लाइट चली गई। किस्मत खराब। किस्मत खराब। और जब लाइट चली गई तो उसको स्टार्ट करने के लिए, जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए गार्ड आ गया। हाँ। तो वो गार्ड आया, तो जैसे ही जनरेटर रूम के साइड में पहुंचा, देखा भी 5 लड़के यहाँ बैठ के अपनी रोटी खा रहे। तो वो कहता, वो पकड़ लिया उसने हमें, तो कहता मैं सर को बताऊंगा। तो हमने बोला कि सर आप बता दो, कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद बता देना, अभी लाए खाने दो हमें पहले। तो बड़ा हंसा इस बात को लेकर के, और फिर उसने बताया नहीं। तो उस दिन हम बच गए थे। तो ऐसे बहुत सारे बचपने की बातें होती है। लेकिन अब हम आपके फिर से सियासी विरासत पर मैं आना चाहती हूँ। आपकी राजनीति में अभी, क्योंकि शुरुआत भर ही है, लेकिन इस शुरुआत में भी कोई ना कोई इम्पैक्ट किसी न किसी का रहता है, कोई ना कोई आइडल आपका होता है आपकी फैमिली में, क्योंकि इतनी लंबी धरोहर है। तो आपके परदादा, दादा या पिता, किसका सबसे ज्यादा असर आपके ऊपर है? किसकी नीतियों को लेकर जहन में आप चल रहे हैं राजनीति में, या अपना कोई विजन आपका है? सबसे ज्यादा अगर इम्पैक्ट राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे मेरी लाइफ में अगर रहा है, और सबसे ज्यादा अगर मैंने किसी को माना है, तो वो दादाजी को माना है। और उसका कारण है, मेरे को जी मौका मिला उनके साथ एक बार विदेश जाने का। मैं कॉलेज में ही था तब, और दादाजी का बाहर का प्रोग्राम था, तो 10-15 देशों में उनको जाना था। तो मेरा बड़ा मन था कि भी मैं भी दादाजी के साथ ट्रैवल करके आऊँ। तो जब हम गए, तो आप एक चीज़ सोचते हो ना, भी विदेश गए हैं, घूमने गए हैं, तो पता नहीं कहाँ घूमेंगे, कैसे करेंगे, कहीं खाने पीने जाया करेंगे, कि कुछ इन जनरल जैसे घूमते हैं। दादाजी का क्या तरीका था कि जब भी वो कहीं जाते थे, तो हमने जाके क्या करना है जी, वहाँ पर एक गाड़ी बुक कर लेनी है, गाड़ी और ड्राइवर। अगर कोई इंडियन साथी मिल गया, कोई अपने हरियाणा का साथी मिला, उससे पूछ लेते थे। जनरली पारिवारिक रिश्ते हैं बहुत लोगों के साथ, तो लोग मिल जाते थे, एक गाड़ी ले लेते थे। एक हमारे साथ गाइड होता था, जिसको मतलब उस देश का या उस शहर का सारा इतिहास पता हो। दादाजी आगे बैठते थे, ड्राइवर चलाता था, गाइड पीछे बैठता था। एक दादाजी का जो सर्वेंट होता था, मोहन भैया, वो बैठते थे, और एक मान लो मैं होता था या करण भाई साहब होते थे, वो होते थे। और हमारे हाथ में एक कापी पेन दे देते थे कि भी नोट करते चलो। और हमने शुरू में सुबह वहाँ से निकलना है, दादाजी ने पूछना है कि भी पहले तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्या है आपकी, सबसे बड़ी फैक्ट्री क्या है आपकी, अच्छा यहाँ खेती किस तरह की होती है, भी क्या फसलें उगाई जाती हैं, किस तरह की ज़मीन है। वो ये सारी चीज़ें पूछते, तो वो सारी चीज़ें देखते थे। वो ये देखते थे भी ये देश की इकॉनमी कैसे चल रही है, इस देश का कल्चर कैसा है, इस देश का समाज कैसा है, वो सारी चीज़ें नोट करते थे। या तो खुद नोट करते थे, और या हमसे करवाते थे नोट। और उनकी एक विजन थी कि भी मैं दुनिया में जो सबसे बेस्ट चीज़ें हैं, वो सब कुछ अपने प्रदेश में लेके आऊँ। तो ये चीज़ ही मेरे लिए बहुत, और आपको पता है जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की एक खासियत थी, मुख्यमंत्री रहते हुए भी आज तक कभी फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास में नहीं बैठे, इकॉनमी में बैठते थे। एज बतौर CM भी अगर वो बाहर किसी देश के टूर पे जा रहे हैं, तो भी वो इकॉनमी में बैठते थे, क्योंकि वो कहते थे भाई अगर ये पैसा लग रहा है तो ये लोगों का लग रहा है, ये मेरा थोड़ी लग रहा है। तो उनकी एक सेंस होती थी उनका। मैंने देखा है जी, सरकार में रहते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, उनका ये मानना था भी जो टाइम मेरे पास है वो टाइम मेरा नहीं है, वो जनता का दिया हुआ टाइम है। तो उनका टाइम जितना उन्होंने व्यतीत करा है, जितना टाइम उन्होंने लगाया है, वो सारा जनता के लिए लगाया है। मैं इस चीज़ से जी, मेरा मानना है कि कोई इंसान इतना संघर्षशील, हमने इतिहास पढ़ा है, हमने सुना है लोगों के बारे में, हमने देखा नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई इंसान इतना संघर्षशील देखा है तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को देखा है। और एक और किस्सा बताऊंगा, सबसे बड़ी चीज़ मेरे को अगर उनसे सीखने को मिली तो वो सरलता सीखने को मिली। एक किस्सा है बड़ा पुराना, 2 आपको बताऊंगा, थोड़ा टाइम लूँगा। जब जननायक चौधरी देवीलाल जी इस देश की राजनीति में आगे बढ़ रहे थे,
और हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री घोषित करना था। तो 16 तुगलक रोड पर मीटिंग रखी गई थी। तो दिल्ली के तमाम सारे बड़े पत्रकार वहाँ पहुँचे थे, सब इंतज़ार में थे कि हरियाणा का अगला सीएम घोषित होगा। तो वेट कर रहे थे कि भी कौन होगा। और बड़ी चोई साहब कह रहे थे अभी रुक जाओ, वो आने वाला है। इतने में क्या हुआ जी, एक ऑटो आया और वो ऑटो गेट से अंदर आया। तो किसी ने उस ऑटो की तरफ गौर नहीं करा। कौन करता है जी ऑटो की तरफ? वो टुक 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 करता हुआ आया, वो पोर्च की तरफ आया। उससे चौटाला साहब निकले और उन्होंने जाके अपना स्थान बड़े चोई साहब के साथ लिया। तब उन्होंने तब लोग कहने लगे भाई ये तो ऑटो में आया, इसको कैसे बना सकते हो सीएम? उन्होंने बोला भाई इसके अंदर क्या है। और उसी प्रकार से मैं छोटा था, दादाजी सीएम थे तब, मैं छुट्टियों में गांव गया हुआ था माँ जी के पास। मेरा दादी से बहुत प्रेम था। तो जब छुट्टियां ख़त्म होने लगी तो जाहिर सी बात है अब स्कूल जाना है, अब चंडीगढ़ वापस आना पड़ेगा। उस टाइम छोटे होते थे तो यहीं चंडीगढ़ पढ़ते थे। तो मेरी दादी ने दादाजी को बोला कि भैया आप ऐसे ऐसे आप आज जा रहे हो, आप आज की जगह कल चले जाओ, मैं पोते को भी आपके साथ भेज दूँगी। तो दादाजी कहते कल मेरा प्रोग्राम अम्बाड़ा के पास होगा, तो एक काम करना, पोते को बस चढ़ा देना, अम्बाड़ा से मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो माँ जी कहते बस चढ़ाएंगे? कहते क्या दिक्कत है? तो अगले दिन क्या हुआ, मैं और मेरे साथ एक गनमैन, हम दोनों को बस में चढ़ा दिया। रोडवेज की बस थी और दादाजी बहुत प्राउड थे कि भी उनके टाइम में रोडवेज को, हरियाणा रोडवेज को बहुत बढ़त मिली थी। तो वो भी बड़ा प्राउड फील करते थे। तो मैं बस में बैठा और आम सी बात है जी, बस के अंदर आप बैठे हो, लोगों से चर्चा होती है, बात होती है। तो साथ वाले उन्होंने देखा ले बच्चा है कोई, आप कहाँ जा रहे हो बेटा, ये वो। अच्छा आप कहाँ जा रहे हो? मैं कहा जी ऐसे ऐसे। अच्छा आपके पापा क्या करते हैं? मैं कहा पापा एमएलए। क्या अच्छा आपके दादाजी कौन है? मैं मेरे दादाजी ओम प्रकाश चौटाला है, सीएम है। तो वो कहता है झूठा कि वो मुख्यमंत्री का बच्चा बस में थोड़ी घूम रहा होगा। लेकिन ये एक फैक्ट है। और वही बात है, छोटे होते हुए इन चीज़ों का एहसास नहीं होता, बड़े होते होते तब इन चीज़ों का एहसास होता है कि वाकई चौटाला साहब की किस प्रकार की सोच थी और कितने वो सीख देते हैं बुजुर्ग उन तरीकों से, उन तरीकों से सीख देते हैं। लेकिन एक हमने देखा कि जब विधायक बनकर आप विधानसभा गए तो वहां पे आपका गेटअप थोड़ा अलग रहता है। धोती कुर्ता पहन के जाते हैं, ऊपर हरे रंग की पगड़ी होती है। ये अंदर से कुछ ऐसी भावना थी आपकी, या फिर एक इमेज क्रिएट करने का भी कुछ रहता है, इमेज मेकिंग का भी कुछ रहता है कि ताऊ देवीलाल से रिलेट करें लोग तो इससे फायदा होगा, राजनीतिक फायदा होगा? देखिए जी, इससे इमेज का कोई लेना देना नहीं। मुझे मेरा मानना है, और खास करके जैसे आप बात करो, अगर पंजाब की बात करो या साउथ इंडिया की बात करो, तो वहाँ कभी आप जाके देखो, लोगों को अपने कल्चर में इतना मान और इतना गर्व है कि आप सोच ही नहीं सकते। उसी प्रकार से मुझे बहुत मान और मुझे बहुत गर्व है। और ये बात है जब मैं 9वीं कक्षा में था, और मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में मेरी दादी का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने उनसे बहुत चीज़ें सीखी, क्योंकि कॉलेज के बाद मैं गांव रहने लग गया था और उन्हीं के पास रहता था मैं। तो 9th क्लास की बात है, तब वो बताया करते थे कि वो अपने बचपन के किस्से बता रहे थे। तो वो बता रहे थे कि भाई बड़े चोई साहब जब उनके गाँव में आया करते थे, पंचकोसी आया करते थे, मान लो उनको लेने के लिए, जैसे भी रिश्तेदारी में आया करते थे, तो कहते थे भी तुम्हारे जो परदादा हैं वो इतने लंबे, और ऊपर से जब वो पगड़ी डालते थे और धोती डालते थे तो मतलब लोगों को दिखता था कि कोई आ रहा है। ठीक है। और कहते आज तुम चारों में से, तब तो इकट्ठे थे तो चारों के हिसाब से कहते थे भी तुम चारों में से आज कोई मतलब उस कल्चर को आगे नहीं बढ़ा रहा। तो तब मैंने ठानी की जी मैं पहनूंगा धोती, और मैंने खुद सीखी। अब तो बुजुर्ग भी नहीं पहनते, गांव तक में देखने को मुश्किल हो गए वो तुर्रा डाल निकाल के। मैं कहता हूँ जी पहननी चाहिए, खंड का पहनना। मैं कहता हूँ कि जी ये थोड़ा सा ज्यादा मॉडर्नाइजेशन का हमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कई बार नुकसान भी हो जाता है। देखो मॉडर्नाइजेशन एक अलग चीज है और कल्चरल आइडेंटिटी एक अलग चीज है। भाई आप धोती पहन के भी मॉडर्न, हम क्या सोचते हैं कि यार कपड़े ही मॉडर्न पहन के मॉडर्न पहन के आप मॉडर्न, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी सोच कैसी भी हो सकती है और आप कुछ भी पहन सकते हो, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे बड़े खटकती है। बड़े चोई साहब को अपनी सारी उम्र एक इमेज के खिलाफ लड़ना पड़ा। उन क्या था कि जब वो दिल्ली जाते थे ना, तो वही सेम चीज़ होती थी जी। ये दिल्ली के जो इलीटिस्ट पत्रकार है, इलीटिस्ट पॉलिटिशियन, वो देखते थे, कहते थे अरे यार ये तो धोती में है, ये तो देसी तरह से बात करता है, ठीक है, इसके ये देखो ये तो दिल्ली के लुटिन्स में इसने गाय रखी हुई है।
ठीक है, ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी, बिल्कुल। आज तक किसी ने नहीं रखी। लोग कहते थे अरे ये तो देहाती हैं, उनको क्या पता जननायक चौधरी देवीलाल की कितनी लंबी सोच थी। बड़े चोई साहब अपने कल्चर में बहुत विश्वास रखते थे और बहुत प्राउड फील करते थे, और वो कहते थे कि इन लोगों को जो मर्जी सोचना है सोचने दो, मैं मेरा काम से दिखाऊंगा, मेरे कपड़ों से क्या होना है, मैं काम करके दिखाऊंगा, तब अपने आप दुनिया को पता चलेगा। और आज दुनिया याद करती है उनको। आपने चारों का जिक्र किया, आपके दुष्यंत दिग्विजय के साथ आप लोगों के रिश्ते कैसे थे जब तक सब कुछ नॉर्मल था, मतलब फैमिली में कोई डिस्प्यूट नहीं था, पॉलिटिकली कोई स्प्लिट नहीं था? ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे, भाई भाई के जैसे रिश्ते होते हैं वैसे रिश्ते। किसके क्लोज ज्यादा थे आप, दुष्यंत के, दिग्विजय के? मैं कहना है कि दुष्यंत के थोड़ा ज़्यादा क्लोज था। हम दोनों की बहुत चीज़ों में, वो भी थोड़ा टेक्निकल सा था, मैं भी थोड़ा टेक्निकल सा था, सोच मिलती थी, मेरी अच्छी बनती थी उसके साथ, बहुत और अच्छी दिग्विजय की कर्ण के साथ ज्यादा बनती थी? हाँ, क्योंकि वो दोनों लंदन इकट्ठे पढ़े थे, साथ रहे। हाँ, तो उनके साथ ठीक अच्छी बनती थी, अच्छी ट्यूनिंग थी। कभी आज बैठ के ऐसे मलाल होता है, याद करते हैं पीछे जाके कि पारिवारिक तौर पर चीजें वैसी, चाहे पॉलिटिकली होती, पर पारिवारिक चीजें होनी चाहिए थी? देखिए जी, परिवार टूटता है तो सबको दुख होता है, लेकिन एक आपको, और कई बार शायद से बहुत लोग ये बात नहीं समझते कि जी बात पता है क्या है, जब एक होता है एक छोटा मोटा विश्वासघात होना, और एक होता है इतना बड़ा कि भी आप कैसे मूव ऑन करोगे, ये बताओ तो सही मुझे, कोई मुझे समझाए तो सही कि अगर आज आपकी पीठ में कोई छुरा घोंपते, आप कल को मतलब विश्वास के नजरिए से कैसे देख पाओगे? ये सब प्री प्लान था? बिल्कुल प्री प्लान था। आज अगर इस बारे में सोचो और जब हम देखते हैं, जब समझते हैं इस चीज़ को, तो साफ दिखता है। और कहीं ना कहीं उस समय भी बहुत लोगों ने, चौटाला साहब को भी कहते थे, चौधरी अभय सिंह जी को भी कहते थे कि जी देखो गलत हो रहा है, लेकिन चौटाला साहब को गर्व था अपने परिवार पर। उन्हें ये विश्वास था कि अगर मैं बोलूँगा तो मेरे पोते, उनको इस बात का बहुत गर्व था कि भी मेरे पोते मेरा कहना मानते हैं, मेरे बेटे मेरा कहना मानते हैं, उनको बहुत गर्व था इस बात का। तो उनको इस बात का विश्वास था कि अगर मैं मेरे बच्चों को समझाऊंगा तो बिल्कुल मेरी बात मानेंगे। ये विश्वास जो इन्होंने तोड़ा चौटाला साहब का, ये चौटाला साहब को जिंदगी में कभी कोई सरकार का कभी मलाल नहीं हो किसी चीज़ का। वो तो कहते 115 साल जीऊंगा, 115 साल जीऊंगा। और उनको मजाक की बात नहीं है जी, लो पुरुष किसे कहते हैं वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, असली में लो पुरुष इसको कहते हैं। उनको कभी किसी चीज़ का मलाल नहीं, एक उनकी ज़िंदगी में कभी मलाल हुआ है तो इस बात का है कि वो अपने संगठन को वो दोबारा वो ताकत नहीं दे पाए, इस धोखे से बचा नहीं पाए। उनको ये नहीं है कि उनके पोतों ने धोखा दिया, लेकिन उस बात का है कि जो उनको गरूर था अपने परिवार पर, वो इन लोगों ने तोड़ दिया और एक तमाशा बना दिया इन लोगों ने। किस बात का तमाशा? एक परिवार की आपसी लड़ाई को पब्लिक में ले जाके, ये सोशल मीडिया पे जा जाके और जगह जा जाके, ये टुच्चे पुच्चे जो ये IT सेल ये बना रखे हैं इन्होंने, जिनका लोगों को कोई लेन देन नहीं, जिन लोगों का कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं, जिन लोगों को शायद उसके गांव में 2 लोग नहीं जानते, वो लोग वो सोशल मीडिया पे जाके पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हैं, और ये ही लोग उनको क्या कहते हैं आगे बढ़ावा देते थे। ऐसा इन्होंने विश्वासघात करा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ। भाई आपको पॉलिटिकली अलग होना है, हो जाओ भाई, ये तुम्हारी क्या हैसियत हो, तुम्हारी क्या औकात जो तुम बोल दो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है? तुम्हारी क्या हैसियत, तुम्हारी क्या औकात जो तुम ये बोल दो कि भाई देख लो चौटाला साहब के ये पहला आखिरी चुनाव है या कौन सा चुनाव है? तुम कहाँ इनके बराबरी कर सकते हो? और आज इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यही टुच्चू पुच्चू लोग जो पहले कभी इनकी क्या कहते हैं इनकी छत्र छाया में ऐसे काम करते थे, आज वही लोग खुल करके इनको गालियां दे रहे हैं। मेरे को नहीं देता कोई गाली, मेरे को कोई नहीं कहता कोई हरियाणा का गद्दार, ठीक है, लोग इनको कहते हैं। दिग्विजय ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारे साथ तो जो जयचंद थे वो हमने निकाल के दूर कर दिए, लेकिन इस खेमे में मतलब अभय सिंह चौटाला के साथ परिवार के साथ अभी भी कुछ जयचंद है, उनको भी संभल जाना चाहिए। क्या किसी दूसरे की वजह से घर टूट सकता है? नहीं, यूं है स्वदेशी, देखिए अगर आपको प्यास लगी है मैं आपको कुएं तक लेके जा सकता हूँ, हाँ, पानी तो आप ही पियोगे, वही बात है जी। अगर किसी और के कहने से आप अपना घर तोड़ रहे हो तो मतलब कमी उस आदमी में थोड़ी है, कमी में तो आज भी फिर आप ही की है। ये जो वही बात है ना, ये सारी चीजें पता है कौन कहते हैं? ये बहाने होते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी एक आदत है, 10 जगह जाएंगे, रोएंगे, ओ हो जी हमें तो घर से निकाल दिया, हमारा तो घर ले लिया, हमारा तो ये कर दिया, फलाना कर दिया। और क्या हरियाणा में हम ऐसे लोग हैं, हम बड़े इमोशनल लोग हैं, अपने को बेचारे की मदद करके बड़ा अच्छा लगता है। अब दिक्कत क्या है जी, चाहे चौधरी अभय सिंह जी की बात करो, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात करो, हम शक्ल से बेचारे लगते ही नहीं है।
ठीक है। अच्छा, इसका खामियाजा भुगत रहे हो आप लोग। नहीं, जुबान भी वैसी मीठी नहीं ना अभय जी की, तो है ना? हाँ, नहीं, इस मीठी जुबान का कुछ है नहीं। देखिए आप, वो कहते हैं मैं तो बोल ही नहीं सकता मीठा, जो मुझे बोलना आता है मैं बोल देता और क्यों बोले, नहीं, ज्यादा मीठे से शुगर ही होती है। और आपको पता है शुगर का ये देसी इलाज क्या होता है? करेला। हूँ। करेला। तो कड़वा ही ठीक है। कड़वा। सच कड़वा होता है जी, और सुनने की क्षमता रखनी होती है। तो उसी प्रकार से एक आदमी ने तो मेरे को बोला अपने कि जी आप बड़ा खारा बोलते हो जी। तो मैं कहा अपने हरियाणा में कौन है जो शायद जिसके मुंह से टपकता हो? अपनी तो बोली खड़ी है। फिर तो वो हरियाणा में कहलाता ही नहीं, हरियाणा में खिलाता ही नहीं। फिर उसको डीएनए चेक करवाना हाँ, चाहिए। तो ये तो एक बेफालतू की वही बात है ना, जो विरोधी टाइप लोग होते हैं, ये बेफालतू की ये बातें करते हैं। मैं आज भी एक चीज़ मानता हूँ, जो चौधरी अभय सिंह जी के साथ लोग खड़े हैं, एक बार कभी आप उनसे पूछिए, हमेशा यही बात कहेंगे कि यार सही को सही कहेगा, गलत को गलत कहेगा। अब क्या गलत है? अगर आप ये कहोगे कि भी अपने आप को इस चीज़ के लिए बदलो, तो फिर इंसान की खुद की क्या पहचान रह जाती है? फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को एक बार एक पत्रकार ने बोला था, उन्होंने, वो गेड़िया होता था तो उन्होंने गेड़िया बदला था अपना। तो एक पत्रकार ने बोल दिया, चौटाला साहब छड़ी बदल ली, छवि कब बदलोगे? तो चौटाला साहब ने बोला, भाई ये छवि ही तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की छवि है, ये बदल दी तो मेरी क्या पहचान रह जाएगी? तो ये बात है जी। देखो, जो सही है उसको सही कहेंगे, जो गलत है उसको गलत कहेंगे। अब किसी को इस बात से अगर कोई दिक्कत है तो इसमें कि मेरी गलती नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप खुद देखिए। ये जो बार बार कहते हैं और जयचंदू ने खराब कर दिया, तो तुम अपना कर लो सुधार, फिर तुम अपना घर ठीक कर लो, हम अपना घर देख लेंगे। अब तो हो गए ना अलग, तो तुम करो, अपनी परवाह करो, हम अपना अपना देख लेंगे। कभी सामाजिक, या हम, क्योंकि भाईचारा इतना बड़ा लंबा चौड़ा होता है अपना, कहीं मुलाकात होती है, कोई सलाम दुआ नमस्ते ऐसा कुछ है या उतना भी नहीं है? देखिए, जो ये औरों की मैं कह नहीं सकता, मेरी कोई दुआ सलाम नहीं, कोई राम राम नहीं। जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं मेरे दादी से, दादाजी से मैं हमेशा बहुत क्लोज रहा हूँ, और मैंने बहुत करीबी से देखा है इस चीज़ को। जो कुछ भी हुआ मैं चुप रहा, पर मैंने देखा। आप मेरे से, वही बात है जी कि जो इंसान खुद बीतता है वो शायद दूसरे को ना पता चले भी वो किस चीज़ से गुजरा है या क्या चीज़ उसने देखी है, शायद मैं आपको ना समझा पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी पारिवारिक बातें भी हम जिक्र बार बार क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं से आ जाती है, इसलिए वो सवाल मैंने पूछना भी नहीं था, चलो बात निकली तो मैंने पूछा भी आपसे। ये चीज़ होगी जी, लोगों को तो एक मसाला मिल जाता है ना, वो दिया जा रहा है। हाँ, वो दिया जा रहा है, और वो देने वाले भी और कोई नहीं, एक ही है, हरियाणा की राखी सावंत, वही देता है सबको ये मसाला। दिग्विजय। कौन है राखी सावंत? दिग्विजय मेरा भाई, कभी भी देख लो आप। दिग्विजय सिंह चौटाला राखी सावंत हरियाणा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कई बार ना, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलता है मेरे से आके, कोई पूछ लेता है जी, वो तो ऐसे नखरोज की बात का, वो कुछ भी कह सकता है, कहीं पर भी कह सकता है। तो उस प्रकार से जी, इस प्रकार के लोग हैं जिनको कोई काम नहीं है। कई लोगों की एक आदत होती है कि वो नहीं होता है उंगली कटा के शहीद बनने वाली बात, तो ये उनकी आदत है, ये हमारी आदत नहीं है। वो नसीहत भी दे रहे हैं रानिया से विधायक NLD के अर्जुन चौटाला को कि भाई फोन उठा लिया कर, वोट दिए हैं लोगों ने, अब तो अभय सिंह चौटाला को भी सबके पीछे बोलना पड़ गया, भाई वोट कौन सा मेरे से पूछ के दिए हैं, तुम देखो अब। औरों को पता नहीं, तेरा तो नहीं उठाऊंगा मैं, ठीक है। और अगर नसीहत दे रहे तो मैं भी एक देना चाहूँगा कि भी तू भी लोगों को गोली ना दिया कर। शायद अगर तुम लोगों को गोली ना देते तो आज तुम्हारी ये दुर्दशा ना होती, शायद आज लोग तुम्हारी इज्जत करते। देखिए जी, मैं एक साफ बात कहता हूँ, मेरा सबसे पहला कर्तव्य है काम करना। मैंने पिछले 6 महीने में मेरे खुद के हल्के में 10 करोड़ से ज़्यादा रुपए लगा दिए। मैंने काम किया है और आगे भी काम करूँगा, और मैं नहीं बोलूँगा, मेरा काम बोलेगा। आपके विरोधी कह रहे कि अर्जुन चौटाला बहुत कम आते हैं रानिया में, घग्गर से 2 माइनर निकलते हैं, वहाँ किसान पाइप लगा के अपनी सिंचाई करते थे, उनकी पाइप उखाड़ दी, तब भी आप वहाँ नहीं पहुँचे, लोगों ने आप तक कांटेक्ट करने की कोशिश की तो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाए वो। देखिए जी, जब ये मैटर हुआ था उस समय मैं विदेश में था, मेरी वाइफ की इंजरी हो रखी थी, उनके ट्रीटमेंट के लिए मैं बाहर था। और जहाँ बात सिंचाई की और पानी की आती है, तो पिछले 4 साल में उन 2 नालियों की एक बार सफाई हुई है। वो किसने करी सफाई, एक बार आप पूछिएगा तो आपको नाम अर्जुन सिंह चौटाला का सुनाई देगा। और दूसरा, जब ये मैटर हुआ, देखिए जी, बहुत डीपली रूटेड मैटर है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो आगे पड़ते हैं उस माइनर से आगे। अब जब पाइपलाइन टूटी है तो बहुत सारे गांव को ये नुकसान हुआ कि यार हमारा पानी कम हो गया। बहुत सारे गांव को ये फ़ायदा हुआ कि जो पानी टेल तक नहीं पहुंचता वो पहुंच रहा है। तो आप बताइए स्वदेशी, मैं क्या करूं? कई बार बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसके अंदर आपको एक सब्र से काम लेना होता है, और मेरी आज भी यही प्रयास है कि नाली की सफाई पहले हो,
अगर सफाई होगी तो सबको बराबर पानी मिलेगा। और मेरा यही मानना है कि जी पानी एक ऐसी चीज़ है जिस पे हर इंसान का बराबर का हक है। पानी एक ऐसी चीज़ है, ना आपकी जागीर है ना मेरी जागीर है। अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर किसी गांव में पानी नहीं पहुंच रहा तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता वहाँ तक पहुँचे? और उसी प्रकार अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी मेरे साथी की या किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी गांव की पाइपलाइन तोड़ी जा रही है तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता उसके लिए खड़ा हूँ? मैं दोनों के लिए खड़ा हूँ। और मेरा आज भी यही प्रयास है कि पानी हर इंसान तक पहुँचने का काम करें। जो ये बात बोलते हैं तुम सत्ता में बैठे हो, लाओ इसका समाधान। एसवाइल का पानी ले आओ, प्रदेश के अंदर पानी लाओ तो सही, करो समाधान। तुम सत्ता में बैठे हो, कहते हो सिंगल इंजन, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन। भाई उस इंजन का फ़ायदा क्या जो कंडम पड़ा है? उस सरकार का फ़ायदा क्या? वो 56 इंच की छाती का क्या फ़ायदा अगर तुम आज दो प्रदेशों के बीच का एक वाटर डिस्प्यूट ठीक नहीं कर सकते? अब पंजाब वाले मिनट में कह देते हैं कि तो हमारा पानी है। अरे किसने कह दिया तुम्हारा पानी है? भाई पंजाब का नाम लिखा है बूंद बूंद पर। ये पानी तो हिमाचल से आता है। भाखड़ा में जो पानी आता है कहाँ से आता है? हिमाचल से आता है। तो पंजाब का किस बात का हुआ? और हिमाचल के अंदर भी वो पानी कहाँ से आता है? वो जम्मू कश्मीर से आता है, लद्दाख से आता है। लद्दाख में वो पानी कहाँ से आता है? वो सियाचिन से आता है। सियाचिन आपको पता है इस दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है। ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 1960s में। कितने सैकड़ों इस देश के जवानों ने अपनी जान दी थी उस पानी को सुरक्षित करने के लिए। पंजाब के अकेले नहीं थे उसमें, हरियाणा के अकेले नहीं थे, पूरे देश के सैनिक थे। तो आप मुझे बताइए अर्जुन जी, क्योंकि चौथी पीढ़ी आ गई है और हम भी बहुत सालों से, दशकों से ये मसला देख रहे हैं। जब से हम जॉइंट पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तब से ये मसला हम देख रहे हैं। जो भी उस टाइम पे समझौते हुए, हल क्यों नहीं निकल रहा? या सरकारें हल निकालना नहीं चाहती, इनको चुनावी मुद्दा ही रखना चाहती हैं? बिल्कुल इसको चुनावी मुद्दा रखना चाहती हैं। आप एक चीज़ देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आज मैं एक चीज़ कहूँगा कि आज जितने भी आपने गाँव देखे अपने हरियाणा में, जगह जगह जो सिंचाई होती है माइनर से होती है। सारी माइनर्स ओपन है। आप क्यों उनको अंडरग्राउंड पाइपलाइन में नहीं कर रहे? भाई खर्चा लगेगा, मैं भी मानता हूँ खर्चा है, कोई सस्ती चीज़ नहीं है। पर क्या कोई भी एक सिंगल फेज्ड प्लान बनाया है कि इस फेज़ में हम इतना करेंगे, इस फेज़ में हम इतना करेंगे, इस फेज़ में हम इतना करेंगे? आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं लाए जा रहे। आज रेन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं लाए जा रहे। गुड़गांव आपने देखा है डूब जाता है बारिशों में, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है पानी की इतनी बुरी किल्लत हो जाती है कि भाई हमारे पास गुड़गांव जैसे शहर में भी पीने को पानी नहीं होता। भाई आप क्यों नहीं कर पा रहे उसको मैनेज? आप, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती। आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है शहरों के ऊपर, हर जगह वाटर कंजम्पशन हर चीज़ में बढ़ रहा है। पहले क्या है जी, पहले तो पानी इतना ही चाहिए था कि खेती चल जाए और घर चल जाए। अब पानी आपको इंडस्ट्री के लिए भी चाहिए, अब पानी आपको हर चीज़ के लिए पानी चाहिए, और उसको कोई मैनेज नहीं कर रहा। और मेरे को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि राजनीति करी जाती है, कई बार फ़ायदा दिलाने के लिए करी जाती है। आप ये देखिए, विधानसभा में मैंने मुद्दा उठाया, आज 16% फ्लोराइड की मात्रा है पानी के अंदर। हम जहर पी रहे हैं। अच्छा, ये पानी के अंदर फ्लोराइड कहाँ से आया? आप तो नहीं फेंक रहे, मैं तो नहीं फेंक रहा, ये फैक्ट्रीज का वेस्ट वाटर जा रहा है। भाई उसी को डाइवर्ट कर दो, उसी को कहीं और डाइवर्ट कर दो, ताकि जो पानी कम से कम है वो तो सही हो। कितने हज़ारों केसेस बढ़ गए हरियाणा के अंदर कैंसर के। आप मानोगे नहीं जी, पानी के अंदर यूरेनियम की मात्रा पाई गई है। यूरेनियम कितनी घातक चीज़ है। लोगों को कैंसर देने की सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है वो यूरेनियम से होता है, और कोई कुछ कर ही नहीं रहा। मेरे को सबसे ज़्यादा दुख कई बार जब मैं विधानसभा में बैठता हूँ, मैंने देखा 4 दिन पानी के ऊपर बहस चली, और 6 महीने से एक सिंगल अनाउंसमेंट चाहे सीएम हो चाहे हरियाणा सरकार किसी की तरफ से नहीं आई कि भाई हम इसको ठीक करने के लिए ये स्टेप उठाने का काम कर रहे हैं। मैं आप जो अभी गवर्नमेंट रन कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उसको लेकर आपका क्या आप क्या कहेंगे? किस तरह से सरकार चल रही है? क्योंकि उनके अपने राव इंद्रजीत सिंह जैसे बड़े कद के नेता कहते हैं कि बाबूशाही हावी है। बाबूशाही भी वो जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी लोग थे, वो सब कुछ चला रहे हैं। वो डिनर डिप्लोमेसी करते हैं। हालांकि जब हम बैठ के बात करें तो एक और डिनर हो चुका है कल रात को ही कि मुख्यमंत्री को बुला लिया उन्होंने, शायद वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश आप इसे कह सकते हैं। देखिए जी, जब आप एक तरह से मैं आपको किस तरह से समझाऊं कि भी आपने अगर पत्रकार बनना है तो आप उसके लिए मेहनत करोगे, आप प्रयास करोगे, आप पढ़ाई करोगे, आप सब कुछ करोगे।
इसीलिए जब आप पत्रकार बनोगे आप एक अच्छे पत्रकार बनोगे, लेकिन जब आप एक ऐसे इंसान को उठा के एक पोस्ट पे बिठा देते हो सिर्फ इस बात के लिए कि भी ये मेरा कहना मानेगा, तो भी बताओ, आप अपने प्रदेश का एक तरह से मुख्यमंत्री का राजा ही होता है कि अगर राजा किसी और का कहना मान के चलेगा तो फिर तो चल गया वो राज्य। तो आज ही हरियाणा की दुर्दशा है। मनोहर लाल भी एक खट्टर पपेट सीएम थे, उसी प्रकार से सैनी साहब भी एक पपेट सीएम है। मनोहर लाल जी अमित शाह के पपेट थे, सैनी साहब अब मनोहर लाल जी के पपेट हैं। 10 साल बाद देखना ये फिर कोई पपेट ले आएंगे। बीजेपी क्या करती है, बीजेपी सिर्फ पपेट्स देती है आगे, जो एक उनका एजेंडा आगे फॉरवर्ड करते रहे। जब पपेट आएगा उसको पता है यार 10 साल में मेरे को बदल देना है, 5 साल में तूने आना नहीं है, वो क्यों वो माथा मारेगा। अगर आपको पता है स्थिति बदलेगी नहीं, आप कह रहे कि 10 साल बाद फिर किसी और पपेट को ले आएंगे, स्थिति बदलेगी। रीजनल पार्टियों का कोई अस्तित्व देखते हैं आप यहाँ पर? देखिए, क्योंकि दिग्विजय चौटाला ने भी स्टेटमेंट दी, हालांकि शून्य पर वो आ गई है पार्टी, लेकिन वो फिर से संगठन खड़ा करे। उन्होंने कहा कि राविंदरजीत सिंह रीजनल पार्टियों के साथ आ जाए, मुख्यमंत्री बनने की जो हसरत है, जो सपना, वो रीजनल पार्टियां पूरा कर सकती हैं। रीजनल पार्टियां तो बीजेपी ने खत्म की हैं। तो मतलब उनकी सीएम तक का ही है ना सोच, उनका यही है कि भाई सीएम बनने की सपने हैं। कर लिए थे ना पूरे, तुमने करा कुछ प्रदेश का? नहीं करा। देखिए जी, ये जो चीज लोग सोचते हैं ना सीएम बनने के सपने, यही तो नाश करते हैं इस प्रदेश का। आपके पिताजी भी चाहते हैं सीएम बन जाओ? मेरे पिताजी कहते कब कहा उन्होंने कि भाई मैं सीएम के सपने लेता हूँ। मेरे फादर कहते हैं अगर मैं सीएम बना तो, वो कहते हैं मैं मंत्री नहीं बनूंगा। हाँ, नहीं बनेंगे। क्यों बनना? आपने देख लिया क्या हाल है इस प्रदेश में मंत्रियों का। मुख्यमंत्रियों को भी कह रहे हैं कि क्या हाल है, मुख्यमंत्री के क्या हाल है। लेकिन चौधरी अभय सिंह पपेट नहीं है ना। चौधरी अभय सिंह अपने आप में एक ब्रांड है, और चौधरी अभय सिंह वो इंसान है जो किसी से दबता नहीं है। ठीक है, हमारे ऊपर कोई धनी नहीं बैठे जो हो इसका कहना नहीं माना तो जी मेरी टिकट कट जाएगी। अभय सिंह टिकट बांटने वाला आदमी, टिकट मांगने वाला आदमी। वो रोड मैप है आईएनएलडी के पास कि अभय सिंह चौटाला जो कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री ही बनना है, वो रोड मैप है कि ऐसा दिन आपको नजर आता है इन फ्यूचर? बिल्कुल आता है। देखिए जी, पॉलिटिक्स में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, संघर्ष में देयर इज नो इम्पॉसिबिलिटी। आज जिस स्थिति में हम खड़े हैं, आज जिस मोड़ पर हम खड़े हैं, जननायक चौधरी देवीलाल के बारे में लोग कहते थे, कह रहे ये तो अकेला है, देहाती आदमी है, इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती, ये कैसे कर लेगा कुछ। बोलती बंद करा दी सबकी। समय बहुत बलवान है, और समय के साथ अगर आप संघर्ष करोगे तो आपको भगवान अपने आप आपको वो क्षमता देगा। शायद हमारी किस्मत में लिखा है, शायद ये हमारे नसीब में था कि जैसे जननायक चौधरी देवीलाल ने संघर्ष करा, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने संघर्ष करा, वैसे ही अभय सिंह चौटाला को संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे ही शायद आगे इस संगठन को शायद सारी उम्र संघर्ष करना पड़ेगा। तो क्या हो गया अगर संघर्ष करना पड़ेगा? अभय सिंह चौटाला एक बात बोलते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी बोलते हैं और ऑन कैमरा भी ये बात बोलते हैं कि मौका था हमारे पास 2019 में। बिल्कुल था, बिल्कुल मौका था। और फिर अब कांग्रेस के पास मौका था 2024 कांग्रेस के पास मौका था। हमें भी कुछ अंदर के लोग हैं, उन्होंने खत्म करने का काम करा, कांग्रेस को भी अंदर के लोगों ने खत्म करने का काम करा। घर का बेदी लंका ढाए, कांग्रेस के बेदी ने उनकी ढा दी, हमारे लिए बेदी ने हमारे लिए ढा दी। अब इसका क्या कर सकते? आपके खिलाफ भी क्या रानिया में फुल पावर का इस्तेमाल किया था आपके अपनों ने? आपके चौटाला परिवार, एक तरफ अर्जुन चौटाला हैं, दूसरी तरफ दादा लड़ रहे थे चुनाव, लेकिन दादा के साथ और भी पोते लगे हुए थे, ऐसा था क्या जी? बहुत प्यार करते हैं मेरे से सारे। मैं तो कई बार बड़ा हैरान होता था कि भी यार तू, ये तो रीत है इस धरती की, पूरी दुनिया की रीत है कि मतलब जहां महाभारत हुई हो, रामायण हुई हो, तो वो घर के ही तो होते हैं। देखिए जी, क्या है कि लड़ाई इसके अंदर सही गलत की है, सीधी सी बात है। और जहाँ लड़ाई धर्म की होती है वहाँ पर परिवार देखना नहीं चाहिए। ये चीज़ भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से सीखी, और हमें महाभारत में भी तो यही सीख दी ना। जब अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए थे तो श्री कृष्ण ने क्या बोला उसको? यही तो कहा, यदा यदा ही धर्मस्य, वो बताया, और साथ साथ ही उसको गीता का ज्ञान दिया। बहुत कम लोगों ने गीता पढ़ी है, मैंने पढ़ी है। मैंने भी पढ़ी। हाँ, तो उसके अंदर आपको पता है कि भी उसके अंदर एक इंसान का अपने धर्म के प्रति, धर्म यानी धर्म ये नहीं थे हिंदू धर्म, धर्म यानी आपका कर्तव्य, एक कर्तव्य के प्रति भी आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है उसका जिक्र है। और अगर आप अपने आप को एक क्षत्रिय कहते हो, उस जमाने में क्षत्रिय होते थे, आज कोई अपने आप को राजनेता कहेगा, आज अपने आप को कोई कहेगा, लेकिन अगर आप अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हो तो फिर आपको उसकी जिम्मेवारी पूरी निभानी पड़ेगी। आपके विरोधी ये भी अर्जुन जी आरोप लगाते हैं कि आईएनएलडी ने सिरसा की सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे जहां बीजेपी ने उनका सपोर्ट किया, बाकी पूरे हरियाणा में आईएनएलडी ने ऐसे उम्मीदवार उतार दिए जो बीजेपी के उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। देखिए जी, एक ना लोमड़ी थी
और उसने एक बार अंगूर देख लिए, उसका बड़ा खाने का मन कर रहा था। वो लोमड़ी कई देर तक कूदती रही कि भी अंगूर मिल जाए, अंगूर मिल जाए। कभी यहाँ से कूदे, कभी वहाँ से कूदे, कभी वहाँ से कूदे। जब उस लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो लोमड़ी ने बोला ये तो अंगूर खट्टे थे, अरे ये कह के चलेगी। तो बात पता है क्या है जी, आप किसी वोटर को इंसल्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये उसकी बी टीम है, ये फलाने की बी टीम है। हमारी खुद की एक सोच है, हमारे खुद की विचारधारा है और हम उस विचारधारा पे चलते हैं, उस पर काम करने का काम करते हैं। अगर हमें कहीं किसी के पक्ष में जाना होता तो आज हम विपक्ष में क्यों बैठे होते? अगर सत्ता का सुख ही भोगना था तो फिर आज चले जाते, किसी भी पार्टी में चले जाते, किसी के साथ गठबंधन कर लेते। हम क्यों इतना संघर्ष करें, हम क्यों विपक्ष में बैठे हैं? और आज भी विपक्ष में बैठकर भी ये 37 है कांग्रेस के विधायक, इनसे ज्यादा तो मैं बोल लेता हूं विधानसभा में। ये तो आज विपक्षी भूमिका नहीं निभा रहे। आप ये देखो, ये कितनी बड़ी बात है, वॉकआउट करके चले जाते हैं। तो इससे बड़ी क्या बेइज्जती होगी? पूरी विधानसभा में 47 तो बैठे हैं इसके सरकार के एमएलए और पूरी विपक्ष में एक सिंगल एमएलए बैठा है। और जब उन्होंने ये बोला कि जी कोई भी नहीं है विपक्ष में, मैं खड़ा था और मैंने बोला मैं बैठूंगा, चिंता ना करो, सुनूंगा भी और सुनाऊंगा भी। हमने भूमिका अदा करी है, हमने काम करा है, हम भाले नहीं मारते बाहर। आपको क्या रीजन लगता है क्यों कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में नहीं है? ये नियत ही नहीं है। ये सारे क्या है, ये सारे आए थे ये सोच के थरीसूद बैठी की सरकार में आ जाओ, ठीक है। अब ये तो तैयारी के साथ ही नहीं आए थे ना विपक्ष में बैठने की। हम तो बचपन से विपक्ष की तैयारी में जो आए ये सोच के, मतलब कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसे भी लोग आए थे कि अब लहर है, मैं आ जाऊं, पार्टियां बदली, दल बदले, पता नहीं क्या क्या किया। अब वो सदमे में भी हैं, बीजेपी के नजदीक जाए कि कांग्रेस में रहे। कांग्रेस में बैठे बैठे रो रहे होते हैं, कह देते हैं यार सीएम के साथ बना के रख लो, ठीक है। तो ये तो इस कांग्रेस के हाल है, ये कोई संगठन थोड़ी है। ये तो 4 आदमी लालची थे, उन्होंने देखा एक सिंगल लालच है, हम पूरा कर लेते हैं, चलो इकट्ठे हो जाओ, चलो कांग्रेस में चलो। ये कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस कभी प्रदेश को आगे बढ़ा नहीं सकती। और जैसे कि पहले हमारी बात हुई थी जी, रीजनल पार्टीज ही हैं जो एक प्रदेश के हित, खासकर जहाँ प्रदेश के हित की बात। ओपी चौटाला इसको, मतलब इसके पुरोधा हम कह सकते हैं कि पूरी कोशिश करते थे तीसरा मोर्चा बनाने की भी, रीजनल जो पार्टीज हैं उनको एक साथ रखने की। लेकिन हमने देखा बीजेपी 2014 के बाद बीजेपी ने धीरे धीरे हर स्टेट में रीजनल पार्टीज को ही खत्म किया है। नेबरिंग स्टेट्स को भी आप देख लो, इन्होंने अपने पार्टनर्स को खत्म करा सबसे पहले। सारे वही हैं, सारे अपनों को। कभी जिस भूमिका में आज बीजेपी, उस भूमिका में आईएनएलडी होती थी। हर स्टेट में ऐसा ही हाल है। आप पंजाब, नेबरिंग स्टेट, आप पंजाब देख लो, बिल्कुल हर चीज, महाराष्ट्र देख लो, आप कोई भी स्टेट उठा लीजिए। आप ये चीज देखिए ना, इनका एक लालच है, इनको पता है कि अगर स्टेट की आइडेंटिटी खत्म होती है तो ऑटोमेटिकली इनको एक पावर मिलती है। अब वहीं पर ही सारी घूम फिर के बाद, जैसे हमने जहाँ से शुरू करी कल्चर की एक बात हमने करी थी, तो वहाँ कल्चरल आइडेंटिटी आ जाती है। साउथ में ऐसा क्यों है कि बीजेपी आज भी घुस नहीं पा रही? क्योंकि साउथ में लोगों को समझ में आ गया कि यार ये अगर हमारे प्रदेश में घुस गए ना तो ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी खत्म करेंगे। आज साउथ में सबसे बड़ी लड़ाई किस चीज़ की है? डेवलपमेंट की नहीं है। लोग कहते हैं भाई डेवलपमेंट करनी है, हम करेंगे ना अपनी डेवलपमेंट खुद, तुम कौन होते हो बताने वाला क्या करना है क्या नहीं करना। आज के दिन बाहर का आदमी आके आज आपको बता दे कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तो फिर अपना घर कैसे चलेगा? वहाँ के लोग इस बात को समझते, इस बात को मानते, इसलिए घुसने नहीं दिया उन्होंने कभी बीजेपी को। और हमारा भी आज यही प्रयास है कि बीजेपी और कांग्रेस को इस प्रदेश से निकाला जाए। क्योंकि देखिए जी, प्रदेश की आइडेंटिटी उसके कल्चर के साथ जुड़ी हुई है। हरियाणा के लोगों की जो सोच है, हमारे बिल्कुल पड़ोस में पंजाब है, नहीं मिलती। हमारे बिल्कुल पड़ोस में राजस्थान है, नहीं मिलती। हमारे बिल्कुल पड़ोस में दिल्ली है, नहीं मिलती। हमारे बिल्कुल पड़ोस में उत्तर प्रदेश है, नहीं मिलती। हमारी एक अपनी आइडेंटिटी है, हमारी एक अपनी सोच है, हमारी एक अपनी एक स्टेट होने के नाते हमारी एक एज अ स्टेट भी एक अपनी विचारधारा है, ठीक है। हमारी एक कल्चरल आइडेंटिटी है। उस कल्चरल आइडेंटिटी को अगर हम नहीं प्रिजर्व करेंगे और उसको हम नहीं बचाएंगे तो फिर इस बीजेपी जैसी पार्टी जो है इस प्रदेश को खत्म करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं कई लोगों से बातचीत कर रही हूँ पॉडकास्ट के जरिए, वो एक आरोप लगाते हैं आईएनएलडी पर भी कि आईएनएलडी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस बी टीम है, लेकिन कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आईएनएलडी भी बी टीम है। जब जब बड़े बड़े चुनाव हुए तब बीजेपी का सपोर्ट किया, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, तब क्यों याद नहीं आता कि बीजेपी के साथ लड़ाई है उनकी? मैं इस बात को ना एक बार जरूर क्लियर करना चाहूँगा। हमने कभी भी नहीं कहा कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है।
तो साफ दिखता है नहीं है। हमने हमेशा कहा भूपिंदर सिंह हुड्डा बी टीम, और आज कांग्रेस को वो इंसान चला रहा है हरियाणा, उसी ने नाश करा है कांग्रेस का। और रही बात, आज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं। भाई वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी का जब इलेक्शन था, जगदीप धनखड़ जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पुराने साथी, जननायक चौधरी देवीलाल के पुराने साथी। हम कोई एहसान फरामश लोग नहीं हैं जो अपने साथियों को भूल जाते हैं। कार्तिकेय शर्मा के चुनाव में भी मदद की, हालांकि उसका रीजन भी बताया गया कि क्यों। उनके ब्रदर ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के तिहाड़ में दोनों साथ थे, उन्होंने कितनी मदद करी उनकी। हम कोई एहसान फरामश थोड़ी है, हम कोई ऐसे लोग थोड़ी है जो आज इन चीज़ों को भूल जाएं। और कार्तिकेय जी इंडिपेंडेंटली लड़े हैं, हमने बीजेपी के सपोर्ट से। भाई इंडिपेंडेंट आदमी तो किसी से वोट ले सकता है, अगर बीजेपी से ले तो इनेलो का भी तो सपोर्ट है। और अगर कांग्रेस को इतनी तकलीफ है तो भाई तुम्हारे खुद के एमएलए ने तो तुम्हारे वोट काटे हैं, वो बोल भी गए, हालांकि चलो खुद के काटे हैं। चलो आ जाओ और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा एक इलेक्शन और पीछे चलो, ठीक है। आनंद जी लड़ रहे थे, वो किसके कैंडिडेट थे? वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। उसको सपोर्ट किसने करी? इनेलो ने सपोर्ट करी। और उसके वोट किसने काटे? भूपिंदर सिंह हुड्डा ने काटे। खुद कहता है ना कि नहीं दिए थे वोट, फिर किस मुंह से कह सकते हैं? तो ये तो जी वही बात है, अंगूर खट्टे हैं। कांग्रेस की कहानी तो बहुत उलझी है, उसमें तो वो कांग्रेस के लोग खुद ही उलझ गए, खुद ही उलझे है ना मैम। हम सीधे हैं। आपने आज मेरे से पूछा, आपने धनखड़ साहब को वोट करा, मैं तो ठोक के करूं, करा है जी। भगवान सुख रखे, कभी कोई जाट प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपति के लिए किसी जाट को वोट देना पड़े, मैं तो दूंगा, खुशी खुशी दूंगा। ये जो आप बोलते हैं, ब्लंटली बोलते हैं, एक टैग भी है एनएलडी पे कि जाटों की पार्टी है ये, इससे नुकसान तो उठाया होगा आप लोगों ने। देखिए हम जाटों की पार्टी नहीं है, ये किसने कह दिया? मतलब जिस तरह से आप पैरवी करते हैं, अभी भी आपने बोला कि जाटों का, इससे गलत मैसेज आता है। हमने सबकी पैरवी करी है। ये तो भुनाया भी गया मुद्दा, बीजेपी ने कहते हैं ये क्या करते हैं जी, ये लोगों को डिवाइड करने के लिए कहते हैं। अब इसके 35 और 1 कर दिया, 35 और 1 करने की ये बात करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। आज आप हरियाणा की विधानसभा उठा के देखो, कितने ऐसे बड़े नेता हैं नॉन जाट जिनको सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर कहीं मिला तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के थ्रू मिला। 99% लोगों की स्कूलिंग आईएनएलडी से है। क्या सारे जाट हैं? आज हरियाणा के कितने ऐसे बड़े नेता हैं, मैं आपको गिना सकता हूं, जो ना केवल इस संगठन का हिस्सा थे बल्कि संगठन ने एक्टिवली उनको आगे बढ़ाने का काम करा, उनको जिम्मेदारियां देने का काम करा। आज बीजेपी का चीफ विप है राम कुमार कश्यप जी, आप जानते ही होंगे। पहली बार उसको एमपी किसने बनाया? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। वो खुद कहते हैं जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसका पैसा, उसका अमाउंट भरने का पैसा नहीं था उनके पास। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने वो चेक काट के उनको दिया, उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराया, इलेक्शन लड़ाया। लोग तो 100-100 करोड़ दे देते हैं एक इलेक्शन लड़ने के लिए। इससे पिछला ही पॉडकास्ट था रणबीर गंगवा जी के साथ, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी अचानक से, पहले मैं हार गया था चुनाव, राज्यसभा भेज दिया कि भाई तेरे साथ ठीक नहीं हुआ, कि वोट संपत सिंह के साथ चले गए क्योंकि पार्टी बदल चुके थे। फिर उन्होंने कहा कि अब आ चुनाव लड़, टिकट दी मुझे, चुनाव लड़ा नलवा से, जब पहली बार प्रेसी बन के बाद नलवा सीट बनी थी। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या उस चीज को आईएनएलडी आगे नहीं लेके जा पाई, उस विरासत को नहीं संभाल पाई? कोई ना कोई कमी तो रही होगी कि पार्टी कमजोर हो गई, मतलब एक वोट बैंक ही पार्टी के साथ रह गया। देखिए जी, उसका मैं कारण या तो जो नेता बनाए वो चले गए पार्टी छोड़कर। उसका मैं आपको सीधा सीधा कारण बताता हूँ। जब आपके खुद के अपने आप को छोड़ के चले जाए तो जो पराया है उससे क्या उम्मीद करोगे कि ये मेरे साथ रह जाएगा? जो ये कह देते हैं, जेजेपी वाले कह देते हैं फलाना छोड़ गया, फलाना छोड़ गया, तो कंजरो तुम भी तो छोड़ गए। इसका क्या करूं? अब आप एक इंसान के ऊपर विश्वास कर सकते हो, अब उस विश्वास का वो इंसान आगे क्या करेगा भाई, तो वो तो उसके मन की बात है, वो ही जाने। हमने अपनी तरफ से विश्वास करा, हमने अपनी तरफ से गंगवा जी पे भी करा, राम कुमार कश्यप पे भी करा, हमने और बहुत लोगों पे करा, बड़े बड़े लीडर्स पे करा है हमने। और आगे मौका मिलेगा तो हम आगे भी करेंगे, इसके अंदर क्या बड़ी बात है, करना चाहिए। जननायक चौधरी देवीलाल से हमने एक बड़ी चीज़ सीखी, बड़े चौधरी साहब कभी भी जाटों के लीडर नहीं थे, वो अपने आप को कहते नहीं थे, वो अपने आप को किसानों का लीडर कहते थे, वो अपने आप को मजदूर का लीडर कहते थे। उन्होंने सारी उम्र जो लड़ाई लड़ी है ना, वो उस आदमी से लड़ी है जो यहाँ बैठा है और जो नीचे वाले को आज दबाने का काम कर रहा है। कमेरे वर्ग की लड़ाई, कमेरे वर्ग की उन्होंने सारी उम्र लड़ाई, कमेरे और लुटेरे की लड़ाई लड़ी है, और आज हम उस लड़ाई को लड़ते हैं। अब अगर जाट उस कमेरे वर्ग में आता तो उसके लिए लड़ेंगे,
अगर कोई भी उसका मेरे वर्ग में आता है, जब किसान आंदोलन चला तो हम किसान के लिए खड़े हैं, क्या जाट अकेले थोड़ी थे उसके अंदर? हर वर्ग से किसान आए हैं, हर वर्ग से, रोड बिरादरी से आए हैं, गुजर बिरादरी से आए थे, राजपूत बिरादरी से लेकिन आए अभी थे, एचयू का मसला हुआ था, तब भी जब विपक्षी पार्टियां वहां पर गई तब भी बीजेपी ने कहा कि वो एक समुदाय विशेष का आंदोलन बनकर रह गया। ऐसा बार बार टैग क्यों लगता है? देखिए, अब मान लो जो विरोधी है, अब मान लो बीजेपी है, अब अगर उंगली उठाई जा रही है इनकी सरकार पर, इनकी गवर्नेंस पर, तो ये कहीं ना कहीं तो इस मुद्दे को घुमाने की कोशिश करेंगे। अगर ये केवल और केवल एक समाज का आंदोलन था तो भाई आपने मांगी क्यों मानी? भाई क्यों मानी? अगर वीसी को तो फिर भी नहीं हटाया है, वीसी को तो फिर भी नहीं हटाया, ये तो मैं अवार्ड लेकर आया है। मैं तो आज भी कहता हूं कि देखिए ये आदमी गलत है, इसको हटाना बड़ा जरूरी है, लेकिन बाकी भी फिर क्यों मानी आपने? चलो दुख की बात है वो नहीं हटा, भगवान सुख रखे, कभी हमारा राज आ जाए तो बढ़िया हिसाब करेंगे इसका, ना चिंता करो। जितने लड़कों पर इसने अत्याचार करे हैं उसको एक एक चीज का जवाब भी देना पड़ेगा। कोई भी चीज जी, कहते हैं कि स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, अपने कर्मों का फल हर इंसान को यहीं देके जाना पड़ता है। उस वीसी को भी देके जाना पड़ेगा जो उसने लड़कों के सर फोड़े हैं, बिल्कुल देना पड़ेगा। बात वो नहीं है, बात यह है कि अगर इतना भी नहीं था तो इतनी सी बात भी आपने क्यों मानी? वो तो देखो जी, आज सारी दुनिया को पता है कि इस वीसी को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है और क्यों प्रोटेक्ट करा जा रहा है। ठीक है, बात यहाँ पर आती है कि अगर इतना भी नहीं था तो फिर आपने क्यों बात मानी? ये केवल और केवल इस प्रदेश को बांटने का, यहाँ पर क्या है कि जी हरियाणा में हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है, तो इन्होंने 35 बनाम 1 कर दिया। मेरे को प्रॉब्लम किसी बिरादरी से नहीं है, लेकिन मेरे को इस लड़ाई से प्रॉब्लम है, क्योंकि जी मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ, मेरे साथ मेरे जो जितने करीबी दोस्त मित्र हैं कोई जाट नहीं होगा, मुझे इस बात का फर्क भी नहीं है, क्यों होना चाहिए? हर इंसान के भाई, हर एक इंसान की किस्मत है कि भाई वो कहाँ किस समाज में आया है, क्या करे, और पता नहीं वो समाज में रह करके क्या कर लेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिस समाज से वो आते हैं, क्या कभी सोच सकता था कोई इंसान कि इस देश का संविधान वो लिखेंगे? मुंह बंद करा दी दुनिया का उन्होंने, ये दिखा करके कि भी किसी भी समाज से इंसान आकर कहीं तक पहुंच सकता है। मेरे को प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि भी मैं कौन सी बिरादरी से हूँ, कौन सी बिरादरी से, और कोई इंसान अगर अपनी बिरादरी, भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी बिरादरी की पैरवी करी थी, उन्होंने बोला था रिजर्वेशन लानी चाहिए, और मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, जिस बिरादरी में आप पैदा हुए हो, अगर उस बिरादरी का भी आप सपोर्ट नहीं करते उसमें, तो फिर क्या मतलब क्या करेंगे फिर आप? क्या करेंगे? पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी और को कुचल कर, अगर नॉन जाट का सपोर्ट करना गलत है तो फिर जाट का सपोर्ट करना कैसे गलत है? हाँ, देख मैं कहता हूँ जी, आप इंसान बन के इंसानियत का काम करो ना। अगर कोई सही है तो आप उसकी सपोर्ट करो, फिर चाहे वो कोई भी हो। वही चीज हमने चौटाला साहब से सीखी, वही चीज हमने जननायक चौधरी देवीलाल से सीखी, वही चीज हमने सारी उम्र पढ़ा है। मैंने कभी भी चौटाला साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जाट नहीं, हमारे युवा का प्रदेश अध्यक्ष जाट नहीं, हमारे क्या कहते हैं, हमारे एमपी जाट नहीं होते, तो कोई था ही नहीं हमारे पार्टी में जाट। आज बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आरोप तो विपक्ष लगाता है सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, जो काम होने चाहिए वो नहीं किए जा रहे। जैसे कानून व्यवस्था का मुद्दा है, इतना ज्यादा क्राइम रेट सबको पता है, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा है, आम जन परेशान है बहुत सारे मुद्दों से। लेकिन सरकार पर दबाव जो बनाना चाहिए विपक्ष को, फिर आप कहेंगे 37 विधायक तो कांग्रेस के हैं, वो दबाव की राजनीति नजर ही नहीं आ रही, तो आम जनता भी बेहाल है, वो किसकी तरफ देखे उन्हें समझ नहीं आता। बात देखो वही आ जाती है, विपक्ष का क्या है जी कि अगर विपक्ष आपस में ही लड़ रहा है तो फिर वो पक्ष से क्या लड़ेगा? नहीं, जनता किसके पास जाए? मैं ये पूछ, जनता, बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि महंगाई का मुद्दा उठाओ, नीचे कमेंट भी करेंगे कि महंगाई का मुद्दा क्यों नहीं उठाते, बेरोजगारी का मुद्दा क्यों नहीं उठाते, नौकरियों का मुद्दा क्यों नहीं उठाते, करप्शन का मुद्दा क्यों नहीं उठाते, ये रोज मर्डर हो रहे, गैंग वॉर इतना हरियाणा में है, ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते, क्यों इन पर डिबेट नहीं होती, क्यों सरकार तक बात नहीं पहुंचती? देखिए जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अब शायद कई लोगों को ये बात कड़वी भी लगे या गलत भी लगे, पर अब मेरे से रहा नहीं जाएगा। जो लोग ये बात कहते हैं, मैं उनको कहूँगा कभी विधानसभा का सेशन ही देख लो, देखो तो सही। पिछले सेशन में हमने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात करी, उसका मुद्दा उठाया गया। जॉब्स के ऊपर मैंने खुद ने, अकेले ने 3 सवाल लगाए थे, और 3 सवाल चौधरी आदित्य देवीलाल जी ने लगाए थे। क्राइम के ऊपर हमने क्वेश्चन लगाने का काम करा, हमने पानी के ऊपर क्वेश्चन लगाने का काम करा, हमने महंगाई के ऊपर क्वेश्चन लगाने का काम करा, हमने बिजली के ऊपर लगाने का काम करा। मैं तो आपके माध्यम से जिन लोगों को ये लगता है कि भी ऐसा नहीं हो रहा, तो मैं उनको एक चीज़ कहूँगा कि ये जो प्रोसेस है उसको मैं नहीं तोड़ सकता, उसको आप तोड़ सकते हो।
बदल दो सब कुछ। एक बार पार्टी को वोट मत दो, एक बार कास्ट को वोट मत दो, एक बार अपने मन से देखो कि आपको आदमी कौन ठीक लगता है और ठोक के वोट दे दो, आपको बदलाव दिखेगा। एक बार किसी के प्रेशर में मत आओ। लेकिन कैसे कास्ट को देखकर वोट ना दे, क्योंकि हम भी जब कभी विचार करते हैं कि जब पार्टियां ही जात पात देखकर आपको टिकट दे रही हैं उस कैंडिडेट को कि यहाँ पे इतनी जात, इस जात का इतना वोट है, तो फिर वोटर्स से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? देखिए, आप तो युवा हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है जब आप असेंबली में बोलते हैं, भले ही आपके नंबर 2 हैं, लेकिन बहुत सारे युवा है, 13-14 इस बार युवा विधायक चुनकर आए हैं, तो वो आवाज बदली नजर तो आती है और अच्छा भी लगता है कि भविष्य उज्जवल है यहाँ की राजनीति का। देखिए जी, अब इसके अंदर जब आप कहते हैं कि भी कैसे ना करें, देखिए जी, इसका एक इलाज है, इसका सबसे बड़ा इलाज है एजुकेशन। आप जितना गांव तक जाके लोगों को सही तरीके से एजुकेट करोगे उतना वो फायदा। देखिए मैम, ये एक ना विशेष साइकिल है। गरीबी है, गरीबी की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, फिर उनको प्लेकेट करने के लिए सरकारें क्या कहते हैं वो आपका रेवड़ी वाला वो सिस्टम करती हैं, फिर उस वजह से एक वोट कास्ट के साथ जुड़ता है, उसकी वजह से फिर पीछे हट जाता है। एक विशेष सर्कल है। फ्री बीज की हम बात भी करते हैं, पर वो मिलता भी कितना है? मिलता भी कितना जो वादा वहां पे उस पर आता है, मैनिफेस्टो पे जब आता है, तो वो आके तो सारे रूल्स तो नीचे जब इम्प्लीमेंट करने तो बदल जाते हैं, कैटेगरी चेंज हो जाती है, लाखों हजारों में सिमट जाते हैं। तो वही बीपीएल कार्ड वाला भी मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है कि आप चुनाव के वक्त में इतनी बीपीएल कार्ड धारक थे और अब उनमें से लाखों बाहर कर दिए। बिल्कुल है जी, इसका इलाज है। इसका इलाज लेकिन तभी हो पाएगा जब देश के अंदर एक बड़ा बदलाव है, जब सोच के अंदर, लीडर्स के अंदर एक बड़ा चेंज है। कई बार मैं एक उम्मीद ज़रूर लगाता हूँ, जैसे आपने बोला उज्जवल भविष्य दिखता है, तो उसी तरह से मेरे को एक बहुत उज्जवल भविष्य दिखता है। मैं आज अगर आप बोलोगे कि कैसे करें कैसे करें कैसे करें, हम संघर्ष से करेंगे, उम्मीद से करेंगे, क्योंकि बिना उम्मीद के नहीं होगा। देश को भी आज़ाद होने में 200 साल लगे थे, एक रात में नहीं हुआ। और अभी तो हमें आज़ाद हुए 60, 70, 75 साल हुए हैं, क्या पता 25-30 साल और लगे हमें एक विकसित देश बनने में। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम उस उम्मीद को छोड़ें। हम दिन रात प्रयास करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात लोगों के बीच में जाएंगे। और कई बार क्या होता है जी, कई बार ना लोग पलट देते हैं सब कुछ और आपको पता भी नहीं चलेगा। कई बार लोग पूरे सिस्टम को हिला देते हैं और पता भी नहीं चलेगा। जितने भी सर्वे लोग तो इंतजार में बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था। अगर अभी भी आप मार्जिन देखेंगे, वोट शेयर देखेंगे, तो उससे लगता है कि लोगों में बदलाव का मन तो था, बहुत ज्यादा मन था लोगों में बदलाव का। लेकिन करें क्या, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। आपको नुकसान हुआ, क्योंकि माहौल तो आपके लिए भी था कि अभय सिंह चौटाला एक विधायक थे उस वक्त पार्टी के, इलाहाबाद से किसान आंदोलन के हक में इस्तीफा दे दिया। चुनाव भले जीत गए थे, लेकिन उनको लगा कि 2024 के रण में वो काम आएगा। कहाँ मात खा गए आप? बीजेपी के साथ जो सिरसा सीट को लेकर नजदीकियां हुई थी, उससे काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, हमारी बीजेपी से कभी कोई नजदीकी थी नहीं। गोपाल कांडा का समर्थन करना तो सीधे सीधे यही था कि बीजेपी के साथ नजदीकियां हैं, कि अंदर अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। आप एक चीज बताओ, गोपाल कांडा तो कांग्रेस के राज में होम मिनिस्टर नहीं था। हाँ, तो फिर वो तो कांग्रेस के साथ भी नजदीक था। लेकिन अभी तो बीजेपी के साथ खुले तौर पर समर्थन अभी चाहे वो कहीं, किसने बोल दिया अभी था? अब पुराना बीजेपी में कभी रहा हुआ, मुंह से उसके निकल गया, दे देंगे समर्थन, बिजनेसमैन आदमी। लेकिन हमने कभी बीजेपी का समर्थन नहीं करा इस चीज़ में। हाँ, गोपाल कांडा के साथ जाकर के कई चीज़ों में शायद हमारा नुकसान हुआ हो, लेकिन हमने कभी ये सोच के उसका समर्थन नहीं करा था कि बीजेपी का होगा। हमने गोपाल जी का समर्थन करा था। और इसके अंदर क्या बड़ी बात है, लोकहित, हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ हमारा था। और जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, उसके बाद चौधरी अभय सिंह जी ने साफ अपनी बात क्लियर कर दी। लेकिन तब तक तो डैमेज हो चुका था, एक मैसेज जो था वो जा चुका था, कांग्रेस उसको भुना चुकी थी। देखिए जी, जाए ना जाए, अब उसके ऊपर सिरसा में अपना उम्मीदवार भी नहीं उतार पाई एनएलडी, जेजेपी जैसी पार्टियां। देखिए जी, हमने उम्मीदवार उतारने का हमने सोच रखा था। हमारी एक पहले से बातचीत थी गोकुल के साथ, और हमारा एक बड़ा एक दूसरे में आपस में विश्वास भी था और एक अंडरस्टैंडिंग थी। और हमारे कार्यकर्ता ने लगातार उनकी मदद करने का काम करा। चुनाव के बिल्कुल आते आते जब उन्होंने फैसला कर लिया कि भी मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा। आप लोगों से बातचीत हुई थी? हमसे जाने से पहले हुई थी, लेकिन वही बात है जी, आपको भी पता है जब कोई इंसान फैसला कर लेता है तो आप बहुत कम कर सकते हो। अब देखो जी, मैं कोई गुंडा तो हो नहीं कि ला के सर पे बंदूक ला के बिठा दिया उसको। भाई अगर अगली की मर्जी है तो अगली की मर्जी है, मैं थोड़ी रोक सकता हूँ। जो ये लोग बात करते हैं कि ऐसे करा ऐसे करा ऐसे करा, यार ये कांग्रेस ही करती है। तो मैं यही सवाल मैं उनसे करता हूँ, भाई आपने शैलजा जी के साथ क्या करा?
आपने अपने इतने बड़े दलित लीडर के साथ आपने क्या करा? आपके पार्टी के कार्यकर्ता रैली में खड़े खड़े इतने गंदे शब्द बोल रहे हैं, आपने क्या किया उसको ठीक करने के लिए? आपके नेता जा जा के लोगों को धमका रहे हैं, तेरा हिसाब कर दूंगा, इतने पैसे की ये नौकरी लगेगी, इतने वोट पर ये करोगा। आपने क्या किया उसका? आपने नाश कर दिया प्रदेश का, अपने गुरूर में, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में और अपने लालच में। सरकार नहीं बनी उससे पहले महकमे बांटने शुरू कर दिए थे, तू ये ले लियो, तू ये ले लियो। एक हिसार में कहता फिर रहा था, मैं PWD लूँगा, ये लूँगा, फलाना लूँगा, ये % मेरा कमीशन होगा। तो फिर ये लोग सुधार करेंगे क्या इस प्रदेश का? नाश कर दिया। लोग उम्मीद चाहते थे, एक सीधी सी बात है जी, मैं आपको बताता हूँ, लोग फेडअप थे बीजेपी के से 19 में भी फेडअप थे। जब इनेलो BSP का गठबंधन हुआ, पूरे प्रदेश में एक लहर बन गई थी कि चाहे कुछ हो जाए भाई, अब हमें कोई मिला है जो इस बीजेपी को हरा सकता है। लोगों ने ये फैसला कर लिया था। मैं कहता हूँ जी, प्रदेश की बुरी किस्मत, हमारी बुरी किस्मत है, लोकदल की बुरी किस्मत कि ये 2 जयचंद थे इसके अंदर, सारा नाश कर गया। उसी प्रकार से अब की बार भी लोगों ने फैसला कर लिया था। ये सिर्फ 2 के अंदर इतनी कुव्वत थी कि 2 बदल इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? कोई और आपको लगता है? भाई इन 2 के साथ कोई और भी होंगे भाई, यार इंसान का एक अपना कोई सर्कल होता है, कोई होंगे इनके कान भरने वाले भी, कोई होंगे जो बोलते होंगे भाई साहब आप ही हो, आप ही हो, चलो आगे। देखो जी, बहुत लोग अपने लालच के लिए आपका घर भी पढ़वाएंगे, आपकी पार्टी भी पढ़वाएंगे, अपने लालच के लिए आपको गलत राह भी दिखाएंगे, पर उस राह पे चलना ना चलना वही बात है ना, फैसला आपका है। अगर आपकी टांगे चल रही है तो आप चल रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना आप आए जो व्हीलचेयर पे बैठे और आपको धक्का लेके चले गया, ओहो जी मेरे बस में नहीं था। भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 78 साल की उम्र में जेल गए थे, 10 साल जेल काटी उन्होंने। किसी भी दिन अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी यूँ कह देते कि भाई एक बार मैं बाहर आना चाहता हूँ, आओ गठबंधन कर लेते हैं, तो अगले दिन आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि मेरे लिए ये जेल ही ठीक है, पर मैं अपने असूलों पे पीछे नहीं जाऊँगा। तो उसी प्रकार से जी उनके आगे भी कहीं ना कहीं ये चॉइस आई होगी कि या तो असूल है या फिर ये सत्ता का लालच है। उन्होंने सत्ता के लालच को चुना। उसी प्रकार से जब ये वाले इलेक्शन आए, उसी प्रकार से इनके अंदर भी कई ऐसे जयचंद बैठे हैं कांग्रेस के, जिनके पास ये ऑप्शन आया कि भी संगठन या कोई और लालच दिए होंगे उनको, उन्होंने वो लालच ले लिए और उन्होंने नाश कर दिया। जब तक इस प्रकार के लोग राजनीति में रहेंगे, पर देश आगे नहीं बढ़ सकता। उम्मीद मैं यही लगाता हूँ, जब मैं विधानसभा में जाता हूँ, जब नए युवाओं को देखता हूँ और जिस तरह से युवा आज के दिन बातें करता है, प्रदेश के हित की बातें करता है, पानी पे, बिजली पे, महंगाई पे, जात पात से उठ करके जब इस प्रकार की चर्चाएं होती है विधानसभा के अंदर, मेरे को खुशी भी होती है कि हम एक सही दिशा में जा रहे हैं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इसी दिशा में चलें, हम इससे करके आगे बढ़ें। और ये जो पुराने कई जो धुरंधर से बैठे हैं ना, जिनको सिर्फ अपनी राजनीति के अलावा दिखता नहीं, उस विधानसभा में मुझे एक बात याद आई कि वहां पे धुरंधर जिनको कहते हैं हम राजनीति के, कि 6 बार 7 बार के विधायक हैं, सांसद भी रह लिए, वो गोबर पीने खिलाने की बातें करते। तो मैं कहता हूँ जी, सेशन में ऐसी बातें होती है। हाँ, भगवान इनसे पेंडा छुड़ाए हमारा। ठीक है। और एक अच्छी राजनीति की तरफ, एक अच्छे तरीके से इस प्रदेश को देखिए जी, राजनीति का जो स्तर है ना, एक समय में इस देश में बहुत ऊंचा था। आपको शायद ध्यान नहीं होगा, शायद बहुत सारे व्यूअर्स को इस बात का नहीं पता होगा कि एक हाईजैक क्राइसिस हुआ था पाकिस्तान में। अगर आपको याद हो, एक प्लेन जो है हाईजैक हुआ था, कंधार वाला। और नरसिम्हा राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे देश के। और आपको पता है एज ए फॉरेन मिनिस्टर किसको भेजा गया था इसको सॉल्व करने के लिए? अटल बिहारी वाजपेयी जी। कभी हम अपनी जिंदगी में सोच सकते हैं भी कांग्रेस और बीजेपी मिल करके, और 2 इतने बड़े नेता मिल करके इस देश के नागरिकों को बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगे? कोई सोच सकता है इस बात को कि कांग्रेस और बीजेपी मिल करके कुछ अच्छा कर रही है? आज के दिन पर आ जाओ, आज एक दूसरे पे केस करेंगे, ये करेंगे, भाई ये इलेक्शन ना जीत जाए इस पीढ़ी का केस कर दो, इस ये फलाना ना कर दे, वो कर दो। एक वो राजनीति थी जब तुम्हारी लड़ाई विचारधारा की होती थी, पर्सनल नहीं होती थी, और देश की जहां बात आती थी तो सब इकट्ठे हो जाते थे। और आज ये हालात आ चुके हैं, राजनीति के इतना स्तर गिर चुका है कि देश में पता नहीं कुछ हो जाए, ये इकट्ठे हो ही नहीं सकती। देश के हित के लिए कभी ये बोल ही नहीं सकते कि यार हम इकट्ठे हो जाएंगे। आज ये राजनीति का जो स्तर है वो गिर गया। जननायक चौधरी देवीलाल जब जॉइंट पंजाब हरियाणा होता था तो MLA होते थे तब,
और जब हरियाणा के हितों की बात होती थी तो सबसे ज्यादा जननायक चौधरी देवीलाल की जो लड़ाई होती थी वो प्रताप सिंह कैरों के साथ होती थी, और लड़ते थे विधानसभा में एक दूसरे को तू तड़ा करके, पूरी लड़ाई होती थी। लेकिन जब वहां से निकलते थे, एक किस्सा है, बड़े चौधरी साहब ने बहुत सुनाई, कैरो साहब को बहुत सुनाई विधानसभा में, तुम ऐसे ये वो। और जब सेशन खत्म हुआ तो बड़े चौधरी साहब वहां से कैरो साहब के घर गए और बैठ के चाय पी रहे। कैरो साहब थोड़ी देर बाद आए तो बड़े चौधरी साहब बोले आ जाओ चाय पीते हैं। तो कहना मैं तेरे नाल गल नहीं करनी, तू चंगा नहीं बोलता मेरे नाल, ठीक है, कि मैं नहीं गल करनी, तू इत्थे का ले आया, मैं नहीं गल करनी तेरे नाल। तो बड़े चौधरी साहब बोले कि भाई मैं तेरे पास थोड़ी हूँ, मैं तो मेरी बहन के घर आया हूँ, अब बैठ के चाय पी लेनी तो तेरी भी बंद करा दूंगा। पर एक प्रेम था। हाँ। भाई आपकी जो एक विचारधारा की लड़ाई है वो आपकी विचारधारा की लड़ाई, वहां तक रहने दो। आखिर में आप क्या चाहते हो? आखिर में तो यही चाहोगे ना, अगर आप सच्चे मन से इस प्रदेश के, इस देश के हितैषी हो तो सच्चे मन से आप यही चाहोगे ना देश और प्रदेश आगे बढ़े। वो दोनों लोग इस बात को समझते थे, इसलिए उनकी लड़ाई विधानसभा में थी, उनकी लड़ाई विचारधारा की थी, बाहर थी, लेकिन कभी पर्सनली। एक मैंने इतिहास में एक चीज पढ़ी थी और मैं इससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। एक बार सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी से, उस समय का एक बड़ा पत्रकार होता, तो मेरे दिमाग से नाम निकल गया, मैं आपको रेफरेंस जरूर दूंगा उसका। तो उसने दोनों का इंटरव्यू लिया, और तब तक क्या है कि सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी अलग अलग हो चुके थे, कांग्रेस के अंदर भी एक डिवीजन आया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहते हैं, हिंदुस्तान आज़ाद जो आर्मी है वो बना के, उन्होंने एक्सेस पावर्स के साथ मिल करके उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी। म्यांमार में, भूटान में, वहाँ पर उनकी सेना लड़ाई लड़ रही थी और जीत रही थी। तो उसी समय महात्मा गांधी जी से, दूसरे विश्व युद्ध की बात है, गांधी जी से एक उसने पूछा कि जी ऐसे ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी की जो सेना है वो जीत रही है, आपका क्या कहना है इस बारे में? तो गांधी जी ने बोला मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं चाहूँगा कि ये जीते। तो उसने बोला पर गांधी जी आपकी तो सुभाष चंद्र जी की बनती नहीं है, ऊपर से आपकी विचारधारा नहीं मिलती, आप तो कहते हो भाई गलत है, जंग नहीं लड़नी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, लेकिन आप दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि भाई अच्छी बात है, उनको जीतना चाहिए। तो गांधी जी ने ये बात बोली कि यार गोल क्या है हमारा, ये देश आजाद है, विचारधारा भले ही अलग अलग, दोनों की विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, देश आजाद होना चाहिए भाई। अगर सुभाष चंद्र बोस जी जीत कर इस देश को आजाद कर सकते हैं तो मैं क्यों ना करूं उसका समर्थन। और यही सवाल जब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में किया तो वो कहा, उनको बापू जी कहा करते थे कि तो उन्होंने बताया क्विट इंडिया मूवमेंट इतनी आगे बढ़ गई है, तो उन्होंने भी यही बात बोली कि जी मेरे को बहुत खुशी है, क्या जी आपको तो कांग्रेस से निकाल दिया गया था, कहते तो क्या हुआ भाई, देश तो आजाद हो, हम क्यों लड़ रहे हैं, हमारी विचारधारा अलग है पर देश तो आजाद। आज यही तो दिक्कत है, सारे अपने अपने स्वार्थ के लिए तो लड़ रहे हैं, सारे अपने उसके लिए लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ यार जनहित के लिए तो कोई लड़ ही तभी नहीं तो रहा। मैं कई बार मेरा मन करता है मैं जनता को बोलूं कि छोड़ो सब कुछ, एक ऐसी मार मारो, किसी पार्टी को ना जिताओ, मैं कहता हूँ सारे इंडिपेंडेंट जिता दो किसी दिन, एक ऐसा झटका दो इस सिस्टम को ताकि जनता को भी पता चले अरे ताकत इनके हाथ में नहीं है। और जितने युवा एमएलए से मेरी अभी तक बात हुई है, ऑन कैमरा हुई, किसी से ऑफ द रिकॉर्ड हुई है, तो सब यही बात कहते हैं कि बदलाव होगा एक दिन, और पब्लिक बदलाव करेगी, भगवान सुख रखे एक दिन क्योंकि होगा। उनके अंदर वो जोश है वो कुछ करने का, वो कर नहीं पा रहे, सिस्टम ऐसा है या चीजें ऐसी हैं, धुरंधर बैठे हैं। जनता को एक माइंडसेट जब लोगों का बन गया, उसको कैसे आप ब्रेक करेंगे। तो ये एक कभी ना कभी तो ऐसा लगता है ना कि बेबसी सी तो लगती है, बहुत लगती है कि बेबसी ना कोई बड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए। कई बार पक्ष विपक्ष में दोनों में ऐसे युवा नेता है जिनके साथ जब मैं देखता हूँ कोई मुद्दे पे चर्चा होती है, कई बार मैं देखता हूँ यार उनका मन है बोलने का, उनका मन है कि अपने संगठन को भी सुना दो कि यार तुम गलत कर रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तभी तो मैं कहूँ भगवान सुख रखे, एक दिन ऐसा बदलाव आए, ये धुरंधर से सबसे पहना छुड़े और ऐसा झटका लगे कि भाई जनता को पता तो चले कि अरे भाई ताकत इनके हाथ में नहीं है, क्योंकि ताकत तुम्हारे हाथ में। ये भी ऐसा जनता को होना चाहिए कि असली ताकत तुम्हारे पास। अभी तक जनता हनुमान जी की तरह अपनी ताकत शायद भूली हुई है। अमेरिका जैसे देशों में, बाहर विदेशों में जहाँ डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, एमपी को ना, एमपी क्या राष्ट्रपति जैसे आदमी को भी खड़ा कर देते हैं, हाँ भाई हिसाब दे, वोट दिया है ना दिया है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं टैक्स पेयर हूं, मेरे टैक्स तेरी तनख्वाह के लिए भी जाते हैं। आपको पता है कोविड के टाइम पे यूके का प्रधानमंत्री है, क्या नाम है ये, बोरिस जॉनसन होता था, तो उसने कोविड का उल्लंघन करा था,
पार्टी की थी और उसके लिए उसको अगले दिन पुलिस पहुंच गई उसके घर पर कि आज भाई हिसाब दे। अपने भारत देश में हो सकता है क्या ऐसा? नहीं, भारत में हिंदुस्तान उल्टा में है। एक वक्त तक कुछ चीजें ऐसी होती थी कि मिनिस्टर्स, अगर मान लो कि मैं एक एग्जांपल दूंगी कि अगर रेलवे मिनिस्टर कोई बड़ा हादसा होता है तो रेलवे मिनिस्टर रिजाइन कर देता था, या कुछ और कहीं ऐसा इंसिडेंट हुआ, अब तो नॉर्मल हो गया, खत्म हो गया जी। लोगों ने मान लिया कि सब नॉर्मल है ये। हाँ, और इस बात का सबसे ज्यादा दुख है मेरे को, और मैं यही कहता हूँ कि बदलाव आएगा, मेरे को इस बात का विश्वास है, कभी ना कभी आएगा, और इसी उम्मीद के साथ हम संघर्ष करते हैं। देखिए जी, जब हम मेहनत करते हैं, हम यही उम्मीद के साथ करते हैं ना कि कल बेहतर होगा, उसी के साथ ही हम लगातार लगे, और भगवान शुक्र है कि होगा। चलो हम पॉडकास्ट के एंडिंग की तरफ जा रहे हैं अर्जुन जी, तो एक सवाल, क्योंकि ये अब पिछले कुछ दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बातें आ रही हैं, दिग्विजय चौटाला, बार बार उन्हीं का जिक्र हो रहा है, क्योंकि आजकल वो सदस्यता अभियान पर निकले हुए हैं, तो मीडिया से रूबरू होते तो बातचीत होती है उनकी। वो कह रहे कि अभय चौटाला जो मेरे चाचा जी हैं, सदन में, सदन के बाहर लगातार ये कहते रहे कि शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, करोड़ों खा गया, सब लूट गया, और ये जानबूझकर किया गया। अगर ऐसा था तो फिर आज जांच करवाए, सरकार है, सब कुछ उनके पास, हम सरकार में आज हिस्सेदारी हमारी नहीं है, हमारा कोई विधायक नहीं है, ये तो एक प्लान था कि दुष्यंत को मार दो अभी के लिए ताकि आगे जीत कर ना आए, यही कहानी खत्म हो जाए। देखिए जी, ये अपने आप को ना बहुत हाईली समझते हैं, जैसे हम पता नहीं क्या है कि लोग तुम्हारे ही पीछे पड़े और तुम ही हो, तुम ही टारगेट हो। इतने कोई खास है नहीं है कि सारे इनके पीछे पड़े रहे, इनमें कोई ऐसी बात है नहीं। लोगों ने मौका दिया था, लोगों ने उम्मीद लगाई थी, उम्मीद पे खरे नहीं उतरे तो हारे। अगर इतने ही अच्छे थे तो तू अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ 75,000 वोट से जीता, तेरे को 7500 वोट भी नहीं आए। इतनी अगर ताकत हमारे अंदर है किसी को हरा दे, तो फिर भाई हम अपने आप को ना जिता लें। तुम ही हो क्या, तुम्हारे क्या ऐसे तुम सोने के बने तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, और किसी को काम नहीं है क्या? तो ये देखो जी, ये तो इनका एक आत्ममुग्ध इंसान नहीं होता, नार्सिसिस्टिक, जो केवल अपनी तारीफ में लगा होता है। ये तो एक आत्ममुग्ध इंसान है। इसका देखो जी, ना तो मेरे पास कोई इलाज है ना आपके पास है, मेरे भलाई से ही तो जो मर्जी सोचे जाए, मेरा कोई इनसे लेना देना नहीं, ना हमारी विचारधारा मिलती, ना हमारी सोच मिलती। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हर इंसान को अपने कर्म का भुगतान खुद करना पड़ता है। अगर तुम हारे हो तो वो तुम्हारे कर्म है, मेरे कर्म नहीं है वो। लेकिन अब तो आपके दादाजी का पोस्टर लगा के, उनके भी दादाजी हैं, आपके क्यों, उनके भी दादाजी हैं, पोस्टर लगा के अब उनकी नीतियों पे वोट मांग रहे हैं। आपको लगता है रिवाइवल नहीं होगा उनका? देखिए, पसीना बहा जा रहा है उनकी तरफ से भी खूब। अगर फोटो लगाने से रिवाइवल हो जाता है तो बड़े चोई साहब की भी तो फोटो लगाते हैं, हो गया रिवाइवल। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। हर इंसान को पता है कि इन्होंने धोखा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को दिया है। आज अगर तुम फोटो लगा लोगे तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सब कुछ भूल जाएंगे? और मतलब क्या है, लोग पागल हैं क्या? लोगों को दिखता नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? मैं क्या बता, मैं कह जी ये हरियाणा की राखी सावंत है, ये कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। और दुष्यंत चौटाला को लेकर कोई टिप्पणी करना चाहते हो आप? बड़े भाई देखिए, टिप्पणी तो मैं दोनों पे ना करूँ, जिक्र चल गया इसलिए बात चल गई। क्या क्या टिप्पणी पे करनी? अब जिनका ना कोई राजनीतिक हैसियत रही, ना कोई वो रहा, और ना ही मुझे लगता है किसी प्रकार से इनका कोई आज के दिन हरियाणा की पॉलिटिक्स में भी कोई ज़्यादा इनको कोई तवज्जो देता है। जनता भी नहीं देती है, लोग भी नहीं देते। आपने भले ही बोला स्टार्टिंग में जब हम बातचीत की शुरुआत कर रहे थे कि मेरा पॉलिटिक्स में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई एम तो दूर दूर तक नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं था, खेती बाड़ी में करता तो किसानी कर रहे होते। लेकिन आपके बोलने की जो कला है, जो हुनर है, वो 99% पॉलिटिशियन से बेहतर है। ये मैंने पहले भी एक दिन आपको बोली थी, आपके पिताजी के सामने बोलते कि विधानसभा में भले आप नहीं, लेकिन आपका बेटा है, वो नजर आता है। देखिए जी, ये तो जी मैं इसमें क्या कहूँ, कुछ ना कहीं तो जिस परिवार में पैदा हूँ, शायद एक वो चीज़ भी है, एक बोलने के कला में भी चौटाला जी में वो हुनर था बहुत बोलने का, बहुत। और मतलब जब आपके भी कैंपेन के लिए वो जाते थे, कितने बीमार थे, बुजुर्ग इतने थे, लेकिन वो माइक हाथ में आते, जब उनको आंखें बंद करके सुनो तो वो जोश झलकता था। हाँ, मेरे याद है जी, लास्ट जब उन्होंने कैंपेन करा था तो रानिया में करा था, खारिया गांव में करा था, और बड़ा प्रेम है जी उनका खारिया गांव के साथ, उस गांव के साथ बहुत पुराना प्रेम है जी वहाँ के लोगों के साथ। तो तब उन्होंने कहा था, अरे भाई पोते ने लेके आया हूँ, मेरी रख होगा, कौन रख होगा? उन्होंने कहा जी रखे। बड़ा प्रेम प्यार मिला। पर मेरे को मैं स्कूल में जी बहुत डिबेट करता था, शायद कहीं ना कहीं उससे ये चीज़ मिली है, जिस परिवार में पैदा हूँ कुछ तो खून के अंदर भी आता है जी। तीसरा, मेरे को जी इतिहास का बहुत शौक है। मैं जितना हो सके अपने फ्री टाइम पे मैं दो ही चीज़ें पढ़ता हूँ ज़्यादातर,
या तो पॉलिटिकल थियरी पढ़ता हूँ या इतिहास पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जी इतिहास वो चीज़ है जो हमें दिखाता है कि भविष्य कैसा हो सकता है। इतिहास सबसे बड़ा अगर कोई टीचर है इंसान का तो वो इतिहास या तो वक्त या तो इतिहास। हाँ, तो वक्त और इतिहास एक ही है जी, वक्त सिखाता है। तो मेरी कोशिश रहती है जितना ज़्यादा करे हो सके रीड करूँ, और कहीं ना कहीं जी वही है बोलने का जी, बस बोल के सीख गए कहीं ना कहीं। लेकिन अच्छा सीख गए, भाषणबाजी से ज्यादा आप अब एक्चुअल में जो इश्यूज हैं, कोर इश्यूज हैं जनता के, वो उठाने सीख गए हैं। मतलब ये मुद्दे आने चाहिए। मॉनसून सेशन भी आने वाला है, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, उसके लिए कुछ होमवर्क किया है, कुछ मुद्दे हैं आपके, क्योंकि वहां पर फिर हम युवा जोश देखना चाहते हैं, चाहे INLD का है, चाहे कांग्रेस का है या बीजेपी का है। लगातार जी मेरा प्रयास ये है कि जब सेशन आने वाला होता है, मैं अपने हलके में मेरे सभी साथियों को कहता हूँ भाई सबसे पहले आप बताओ भाई आप क्या चाहते हो, मैं वहाँ क्या बात करूँ। मैं अलग अलग संगठनों से संपर्क करता हूँ, स्टूडेंट संगठन से करता हूँ, कर्मचारी के अलग अलग संगठन हैं, और आज हरियाणा के अंदर कम से कम 10 से 15 ऐसे संगठन हैं जो आज भी धरने पर कहीं ना कहीं बैठे हैं। किसी की आवाज़ दबाई जा रही है, किसी ने कोई आवाज़ उठाई है, किसी ने कोई बात रखी है। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि भी सेशन से पहले खुद का होमवर्क करने से अच्छा है पहले एक बार आप सबसे बात करो, सबकी राय लो, सबसे जानो कि भी लोग क्या चाहते हैं, फिर उस बात को आप रखने की कोशिश करो। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, अगर हम विधानसभा जाते हैं तो अपनी बात रखने के लिए नहीं जाते, हम जनता की बात रखने के लिए जाते हैं। तो प्रयास मेरा यही रहता है कि सबसे बात करूं और फिर सबकी बात को आगे ले जाने का काम करूं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद नज़र आती है युवाओं में खासकर, और हमें लगता है कि हरियाणा की राजनीति का भविष्य उज्जवल है। वो पार्टी भले कोई हो, और अगर राजनीति का भविष्य उज्जवल है तो यकीनन देश का, प्रदेश का भविष्य भी उज्जवल है। बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्जुन जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।